ओके, सो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पे हम लोग तो बहुत ही सिंपल सा एक पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं कि हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में है ना लास्ट टाइम में इंफॉर्मेशन ली थी। ठीक है, ये क्यों किया जा रहा है, इसके क्या गोल्स है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये बातें हम लोगों ने की, बट ये कैसे किया जाएगा, ठीक है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके दो जो है अप्रोचेस है जिसके बारे में, मेजर अप्रोच है जिसके बारे में हम बात करेंगे। देखो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखो, या तो आपके पास में पूरा टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी का। आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का एकदम पहला जो फर्स्ट पेज है, इवन कवर पेज, वहां से लेकर लास्ट पेज है जहाँ पे मतलब एकदम लास्ट जहाँ एक्चुअली अपेंडिक्स कौन सा होता है, वो क्या होता है, प्राइस वाइज लिखा है, वो सब। मतलब आप एक भी वर्ड, एक भी लेटर, एक भी डायग्राम बिल्कुल छोड़ोगे नहीं, पूरा पढ़ोगे टोटल। ठीक है, बार बार वही करोगे, मतलब पूरा ही पढ़ोगे वही। और या तो आप ऐसा करोगे कि जितने एक्चुअली क्वेश्चंस आ सकते हैं उतने ही पॉइंट निकाल लोगे। ठीक है, और उतनी की ही पढ़ाई होगी। तो सेम अप्रोचेस है, ये सेम अप्रोच है कि या तो हमारा जितना भी डीएनए है, जितना बेस पेयर्स है, 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स, ठीक है, वो पूरे के पूरे है ना एकदम सीक्वेंस करते चले जाओ। कुछ देखो मत, कोई काम की चीज है, कोई बेकार, ऐसा कुछ नहीं देखना। नहीं, डोंट सी एनीथिंग लाइक दैट। एंटायर सीक्वेंस शुड बी सीक्वेंस। ठीक है, एंटायर। ठीक है, अब ये जो भी नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस है आपको पता हो जाएगा पूरा का पूरा। उसके बाद में अब एंटायर जो हो गया, अब आप एक मार्कर ले लो, मार्कर लेके हाँ ये वाला बढ़िया इंपॉर्टेंट है भैया, ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह से उसको अनोनेट करते चले जाओ। हाँ इसका फंक्शन पता है, ये सीक्वेंस मुझे नहीं पता है, ये सीक्वेंस का पता नहीं क्या है, इस तरह से उसको अनोनेट करते चले जाओ। हर एक सीक्वेंस जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप गैदर करते चले जाओ, बट पहले पूरा सीक्वेंस कर लो। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सीक्वेंस एनोटेशन मेथड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सीक्वेंस एनोटेशन मेथड। मतलब जितने भी बेस पेयर्स है उसको पहले प्रॉपरली सीक्वेंस पढ़ लो, उसके बाद ढूंढते बैठो कौन सा फंक्शनल है, कौन सा नॉन फंक्शनल है। अगर फंक्शनल है तो कौन से काम का है। ठीक है, ये करते बैठो और उनके नाम वाम सब लिखो। तो इसको बोलते हैं हम लोग सीक्वेंस एनोटेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ द जीनोम that contain all the coding and non-coding sequence and later assigning different regions in the sequence with the functions। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा करते हैं, इसको बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन मेथड। ये मेथड बहुत एक्सपेंसिव है। क्यों? क्योंकि आप और टाइम कंज्यूम करने वाली भी है ना, क्योंकि आप कोई ऐसा कुछ छोड़ ही नहीं रहे हो, आपको मतलब कोई दूसरा काम ही नहीं है, मतलब वो पहले सीक्वेंस कर लो फिर करते बैठो। ये एक मेथड है, ये एक अप्रोच। दूसरा अप्रोच है, दूसरा अप्रोच इस चीज पे काम करता है। देखो, दूसरा अप्रोच ये है कि आप जानते हो कि अगर मैं अगर मैं किसी भी ह्यूमन के एमआरएनएज आइसोलेट करना शुरू कर दूं, आरआरएनएज आइसोलेट करना शुरू कर दूं, और इस एमआरएनए से, क्योंकि ये एक एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए है, इस मैसेंजर आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करा करके डीएनए बनवा दो। ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया जा सकता है, और उससे जो डीएनए बनता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ठीक है,
अब आरएनए से डीएनए बनवाया जा सकता है बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, बाय यूजिंग द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और ऐसे डीएनए को हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं, क्योंकि वो पूरा डीएनए तो बनाओगे नहीं आपका, जितना एमआरएनए का टुकड़ा है उतना ही बेटा डीएनए बनेगा। मतलब अगर मैं देखूं तो हो सकता है कि, है ना, आरआरएनए, टीआरएनए, एसएनआरएनए, जितने भी प्रकार के आरएनए बनते हैं उनका मैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करा करा करके बेटा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनवा दूंगा। यस, ठीक है। नाउ आई जस्ट स्टडी ओनली दीज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंसेस। तो यार एमआरएनए तो क्या है, एमआरएनए इज एक्सप्रेस्ड डीएनए, एक्सप्रेस्ड डीएनए, एक्सप्रेशन हुआ ना, ट्रांसक्रिप्शन हुआ। तो एंटायर पूरा का पूरा 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स का सीक्वेंस करने का जरूरत नहीं है। जितने बेस पेयर एक्सप्रेस हो सकते हैं उतनों का ही सीक्वेंस करना है बस। मतलब टाइम बचाओ, पैसा बचाओ, मैन पावर बचा लो, सब कुछ है ना कंजर्व कर लो, और काम की चीज ही पढ़ो भैया, अननेसेसरी चीजें मत पढ़ो। सो यहाँ पे हम लोग cDNAs बनवा लेते हैं, एंड देन वी स्टार्ट स्टडिंग अबाउट दिस cDNA, एंटायर सीक्वेंसिंग एंड ऑल थिंग्स। उसका प्रमोटर कहाँ सिचुएटेड है, क्या नहीं है, क्या चीज है, सब उसके बारे में पता कर लेंगे। तो इसको फिर उसको टैग कर लेंगे, भैया ये इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, ये एमआरएनए बनवाता है, ये आरआरएनए बनवाता है, इस तरह से उसको नोट करते चले जाएंगे। इसको मैं, है ना, इसमें होल जीनोम का सीक्वेंसिंग नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसेस जो है उतना ही, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसेस, एक्सॉन्स, इनका ही बेटा हम लोग सीक्वेंसिंग करेंगे, उनके बारे में ही हम लोग वर्क करेंगे। तो इसीलिए इस अप्रोच को हम लोग कहते हैं EST, that is expressed sequence tags. It is focused on identifying all the genes that are expressed as RNA. Hello, is it clear? Yes sir. ठीक है। तो दो प्रकार के मेथड है, वन इज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, वन इज सीक्वेंस एनोटेशन। नाउ मैं समझ लेता हूँ ये, इसको थोड़ा सा और भी समझ लेता हूँ, कैसे समझता हूँ देख लेते हैं। देखो मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, देखो मेरा पास इतना बड़ा डीएनए है, ठीक है। नाउ अब ये डीएनए का सीक्वेंस में करना चाहता नहीं हूँ, ठीक है, नहीं करना चाहता भाई। अब मुझे पता चला कि ये वाला डीएनए से यहाँ तक, अभी इसने क्या किया, एक एमआरएनए बनवाया, ठीक है, बनवा दिया, मैसेंजर आरएनए बना। अब ये जो आरएनए बना है डीएनए से, ठीक है, इस आरएनए का मैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करा दूंगा। अब जैसे ही मैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसका करता हूं, ठीक है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने से मुझे एक्चुअली डीएनए ही मिलता है, इसको मैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहता हूं, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मुझे मिला है, अब ये छोटा सा ही टुकड़ा है यार, बट दिस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इज एक्चुअली दिस इज, यही है ना, यही पोर्शन हमने फिर से बनवा लिया, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है, अब इसका करूंगा क्या मैं, बड़ा प्रॉब्लम है यार, इसका क्या करता हूँ मैं। देखो हम लोग लेते हैं, हमने पढ़ा है, मैंने आपको बताया भी है, इसको बोलते हैं ऐसा सर्कुलर बेटा, है ना, डीएनए आते हैं ऐसे सर्कुलर, छोटे छोटे होते हैं, जो कि बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। इनको हम लोग कहते हैं बच्चों प्लाज्मिड, बराबर, इनको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। अब इन प्लाज्मिड्स को हमने बड़ा अच्छे से डिजाइन किया है ताकि यहाँ पे उनको हम लोग कट कर सके, और कट करेंगे तो ये वाला प्लाज्मिड जो है ओपन हो जाएगा, और जैसे ही ओपन हो जाएगा, ठीक है, जो ओपन पोर्शन में है हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है, दिस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, दिस वन, इसको यहाँ पे बेटा इसके साथ चिपका देते हैं। ना अब आपको देखने को मिल रहा है ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, क्यों, हेलो, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, क्यों, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया का डीएनए का प्लाज्मिड का पोर्शन है, और हमारा जो डीएनए हमने आइसोलेट करके बनाया था वो भी जोड़ दिया। ना इसको ही हम लोग वेक्टर कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा इसका हम लोग, वेक्टर, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। ना इसका करना क्या है, कुछ भी नहीं, अब आपको इस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया की कॉलोनीज बनवानी है। मतलब ये जो बैक्टीरिया आपके सामने है, इसका मेन क्रोमोसोम है वो है, जाने दो, हमें मतलब नहीं है, हमारा जो प्लाज्मिड है इसके अंदर डाल दो, ठीक है। सो दिस प्लाज्मिड इज देयर इनसाइड द बैक्टीरिया।
ना जब जब ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे भी हमको पता है प्लाज्मिड में सेल उसका ओरिजिन पॉइंट होता है, तो बहुत सारे प्लाज्मिड अपनी कॉपीज बनवाना शुरू कर देता है। मतलब क्या होगा कि इसी बैक्टीरिया में, एक सिंगल बैक्टीरिया में प्लाज्मिड अपनी 4-5 कॉपीज बनवा लेता है। ये अपनी कॉपी प्लाज्मिड ने बनवा ली, ये भी एक बनवा ली, ये भी। मतलब जब वो प्लाज्मिड अपनी कॉपी बनवाता है, उस समय हमारे डीएनए को भी कॉपी कर लेता है। तो मेरे डीएनए, मेरा जीन इस बैक्टीरिया के अंदर प्रिजर्व हो गया। ठीक है, ऐसे बेटा ये 1 मिलियन बैक्टीरिया बन जाएंगे। हर एक बैक्टीरिया में 4, 5, 6, 7 इस तरह से बेटा मेरा खुद का जीन, एक सिंगल जीन एक बैक्टीरिया में डाला, वो बैक्टीरिया में प्लाज्मिड ने खुद से 4-5 कॉपी बनवा दी। वहां पे एक कॉम्प्लिकेशन हुआ, नंबर बढ़ गया, कॉपी नंबर बढ़ा। अब ये बैक्टीरिया भी दनादन कॉपीज बना रहा है, तो उसके साथ भी बेटा वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं ये मेंटेन करता हूँ कल्चर मीडियम में, इन बैक्टीरिया को मेंटेन करता हूँ। प्यारे बच्चों नोट करना। तो क्या सिर्फ मेरे पास एक ही mRNA है क्या? नहीं, मेरे पास 30,000 mRNA है जो एक्सप्रेस होते हैं, जीन है। मेरे पास 30,000 कॉम्प्लीमेंट्री डीएनएज है। ये 30,000 कॉम्प्लीमेंट्री डीएनएस को मैंने ऐसे वेक्टर बना के ऐसे बेटा बहुत सारे बैक्टीरियाज में एक एक अपनी अपनी उस जीन की कॉलोनीज बना के रखी। इंसुलिन जीन की भी एक कॉलोनी है। ठीक है, हर एक जीन का बेटा एक एक कॉलोनी में डाल के रखा हुआ है। इसको हम लोग cDNA लाइब्रेरी कहते हैं। मुझे जब भी मेरे बारे में, ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ना है, जब भी मैं किसी जीन को पढ़ना चाहता हूँ, मैं एक किसी भी कल्चर को उठा लूंगा, वहां से फिर आइसोलेट करूंगा, उस प्लाज्मिड को ले लूंगा और फिर उसका सीक्वेंसिंग करूंगा, उसको पढ़ूंगा। क्या आपको क्लियर है? हेलो, यस सर। ये पॉइंट है यार। अब ये जो आर्टिफिशियली हम लोगों ने बनवाए हैं रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स, ये स्पेशली बनवाए हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए, ताकि वो ह्यूमन डीएनए जो बड़े बड़े जीन है उनको वो एकोमोडेट कर सके। जो नेचुरल प्लाज्मिड मिलते हैं वो बहुत छोटे से जीन को एक्सेप्ट करते हैं, बट बहुत बड़े वाले जीन होते हैं लेंदी, ठीक है, उनको बेटा वो एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उनका भी साइज का रेस्ट्रेंट होता है। तो हम लोगों ने आर्टिफिशियल वेक्टर्स बना के रखे हुए हैं। वी हैव प्रिपेयर्ड द वेक्टर्स। तो बेटा क्लियर होना चाहिए कि ये है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग वाली मेथड, जो बहुत ही बढ़िया है ना। और इस वे से हम लोगों ने मतलब दोनों ही मेथड यूज की गई है। आप बोलोगे कि सर इसको ही यूज किया ना, सीक्वेंस एनोटेशन इज आल्सो यूज्ड। ठीक है, सीक्वेंस एनोटेशन आल्सो इज यूज्ड। ठीक है, दोनों ही काम हमने किए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, बट पहले हमने इसके ऊपर फोकस किया था क्योंकि ये आसान है। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग जो होता है EST, ठीक है, ये इजी मेथड है और प्रॉपर अप्रोच है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग नोटिस करते हैं कि अच्छा ठीक है सर, ये मेथड है ऐसा, किसी को दिक्कत है क्या? क्लियर है ये मेथड? ठीक है, यस। तो ये सब चीजें हम लोग इवन बायोटेक्नोलॉजी नाम का जो चैप्टर है उसमें भी आपको ये सारी प्रोसेसेस के बारे में देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हो किस तरह से एम्प्लीफिकेशंस होते हैं। ठीक है, अब बैक्टीरिया में डालने के बाद ही cDNA की एम्प्लीफिकेशन हो ये जरूरी नहीं है। हम लोग इवन बैक्टीरिया में उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले इन cDNA की बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं आर्टिफिशियली। हमारे पास मशीन है जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या आपने कभी सुना भी है? इवन अगर आप थोड़ा भी न्यूज देखते होंगे तो आपने जरूर सुना होगा बेटा, ये जो कोविड वाला होता है ना, उसमें आरटीपीसीआर आता है क्या? कभी सुना है? हेलो, हैव यू लर्न? आरटीपीसीआर किया तो पता चलता है कोविड है कि नहीं, ऐसा। ठीक है, हैव यू हर्ड अबाउट इट? तो जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हेलो, है ना, इससे हम लैब में, टेस्ट ट्यूब में एक ही डीएनए की मिलियंस ऑफ कॉपी बना सकते हैं विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी बैक्टीरिया और विदाउट इंट्रोड्यूसिंग इट इन द प्लाज्मिड। तो हम लोग इसकी बहुत सारी कॉपीज बनवा लेते हैं और ये कॉपीज हम लोग बहुत सारे प्लाज्मिड के साथ जोड़ देते हैं। ये बहुत सारे प्लाज्मिड बहुत सारे बैक्टीरियाज में डाल देते हैं
और फिर उनको मेंटेन करते रहते हैं, है ना। मतलब एक जीन को मैनेज करने के लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, है ना। तो आप सोचो यार, इतने सारे जीन हैं, उनको मैनेजमेंट करना कितना मुश्किल होता होगा। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और मैं इतनी कॉपीज हम लोग क्यों बना के रखेंगे, क्योंकि देखो लॉस, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूलर लेवल पे हम लोग कर रहे हैं, तो कब कौन सी चीज स्पॉइल हो जाए, खराब हो जाए, कौन सा कल्चर चला जाए, किस बैक्टीरिया को क्या इन्फेक्शन हो जाए, ये हम लोग नहीं बता सकते। हेलो, कैन वी कैन नॉट, वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट, दैट इज व्हाट द पॉइंट, है ना। इसलिए हम बहुत ज्यादा कॉपीज बना के रखते हैं ताकि वो कभी लॉस ही ना हो। तो चलो अभी पढ़ते हैं यार, क्या क्या पॉइंट्स है यहाँ पे। दो मेथड तो आपको समझ में आ गई, तो पूरा ही कार्यक्रम मैंने समझा दिया। अभी जो भी पढ़ोगे समझ में। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फॉर सिक्वेंसिंग द टोटल डीएनए फ्रॉम ऑल से फ्रॉम ए सेल इज आइसोलेटेड। अब उस डीएनए को सेल से निकाल दो पहले, एंड कन्वर्टेड इट इनटू रैंडम फ्रैगमेंट्स। अब क्या करना है, उनके बहुत सारे टुकड़े बना लो। डीएनए निकाल लिया, डीएनए के टुकड़े कर लो ऑफ रिलेटिवली स्मॉलर साइजेस, छोटे छोटे टुकड़े कर लो, ठीक है। एंड क्लोन्ड, उनकी कॉपीज बना लो, क्लोन्ड इन सुटेबल होस्ट, मतलब बैक्टीरिया में, यूजिंग स्पेशलाइज्ड वेक्टर्स। अभी समझ में आता है क्या ये स्टेटमेंट? हेलो, ये स्टेटमेंट समझ में आता है? आप डीएनए निकाल लो, डीएनए के टुकड़े करो, छोटे 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 छोटे, ठीक है। अब ये डीएनए के क्लोन करने कैसे करोगे? प्लाज्मिड को जोड़ दो, प्लाज्मिड को बैक्टीरिया में डाल दो, होस्ट बैक्टीरिया में, वहां पे वो अपना नंबर बढ़ाएंगे खुद ही। बैक्टीरिया अपना नंबर बढ़ाएगा, प्लाज्मिड अपना नंबर बढ़ाएगा, इस तरह से हमारा डीएनए भी अपना नंबर बढ़ाएगा। दैट्स द वे। नाउ द क्लोनिंग रिजल्टेड इनटू एम्प्लीफिकेशन। अब कैसे हो रहा है देखो, ऑफ ईच पीस ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट। हर डीएनए का फ्रैगमेंट का एम्प्लीफिकेशन होगा अलग अलग होस्ट में, अलग अलग प्लाज्मिड में, सो दैट इट सब्सिक्वेंटली कुड बी सीक्वेंस्ड विद ईज। तो अब हमें इतने छोटे छोटे टुकड़ों के पूरे एकदम कॉलोनीज मिल गई है, तो हम आराम से बेटा एक एक का भी सीक्वेंस करते बैठेंगे, ठीक है। तो दैट वी कैन डू। नाउ द कॉमनली यूज्ड होस्ट, अब ये आपके लिए क्वेश्चन है भाई नीट का। The commonly used host were bacteria and yeast. Host है बैक्टीरिया और yeast. And the vectors were called as a bacterial artificial chromosome. मैंने बताया अभी वो artificially क्यों बनाया हमने, ठीक है। या तो दूसरा कौन सा है, याक, yeast artificial chromosome। अब इनको ही क्यों चुना? बिकॉज इनकी है ना डिवाइड होने की जो स्पीड है वो बहुत तेज है। अभी जैसे इस्चेरिचिया कोलाई 20 मिनट में अपनी पॉपुलेशन बढ़ा लेता है, डबल कर लेता है। ईस्ट जो है वो 90 मिनट में अपने पॉपुलेशन को, अपने एनसीईआरटी में दिया है 90 मिनट, इफ यू रिमेम्बर ईस्ट के बारे में। हेलो, दिया है ना, ह्यूमंस का 24 आवर्स, ईस्ट का 90 मिनट्स इन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर। यस सर। हाँ दिया है। तो इतना 90 मिनट में बच्चों वो अपनी डबल कॉपीज बनवा लेते हैं, मतलब 1 मिलियन है तो 2 मिलियन बन जाएंगे 90 मिनट में। We use them because they multiply very quickly, because they have the plasmid, natural plasmid, वो plasmid को accept भी करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी खूबियां है उनमें, इसीलिए हम उनको यूज करते हैं एज ए होस्ट। और इसीलिए हमने आर्टिफिशियली प्लाज्मिड्स बना करके उनके अंदर, है ना, ट्रांसफर किए हुए हैं। तो ये जो भी बैक्टीरिया है वो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया है, ये ट्रांसजेनिक ईस्ट है, ठीक है। नाउ देखो, The fragments were sequenced. अब यार ये सब आप बोल रहे हो ठीक है सर, पर इसका सीक्वेंसिंग करे कैसे? कौन करेगा? ये कैसे करा जाएगा? देखो यार, अब यहाँ पे मैं एक्चुअली पहले मैं बताता था सब कुछ, पूरा सीक्वेंसिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये सब कुछ। बट जब हम लोग कभी पर्सन में मिलेंगे तो मैं ये मेथड आपको समझाऊंगा, आज नहीं, ठीक है। मैं आज बस इसको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ये क्या है? द फ्रैगमेंट्स वेयर sequenced using automated DNA sequencers। हम लोगों ने कंप्यूटर प्रोग्राम्स ही बना लिए बच्चों, जो डायरेक्टली आप बस उसमें डीएनए इंट्रोड्यूस करा दो,
है ना, और वो खुद ही आपको बता देगा कि हाँ अच्छा ए के बाद टी है, टी के बाद जी है, जी के बाद सी है, सी सी जी जी ए, डायरेक्ट बेटा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दिखने लग जाता है। ऐसा हमने अभी बना लिया है, पहले नहीं था, पहले ये बनवाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। The fragments were sequenced using automated DNA sequence that worked on the principles of, अब इसमें प्रिंसिपल जो डिस्कवरी की है मेन of method developed by the Frederick Sanger। अब ये महान इंसान है, इनको 2 नोबेल प्राइज मिले, he got 2 नोबेल प्राइज, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं उनका सीक्वेंस कैसे डिस्कवर करना है, मतलब कैसे फाइंड आउट करना है, रीड करना है, इसकी तो डिस्कवरी की तो की। उसके बाद में इन्होंने एक कोई भी अगर आप उसको उनको प्रोटीन दोगे, हमने प्रोटीन दिया तो इस प्रोटीन में जितने भी अमाइनो एसिड्स लगे हुए हैं उनका भी सीक्वेंस कैसे करना है ये भी इन्होंने डिस्कवर किया। तो सैंगर is also credited for the developing method for the determination of amino acid sequences in proteins। तो यार इसको इनको डबल नोबेल प्राइज है। हेलो, बड़ा काम है, बड़ा काम है यार, डीएनए सीक्वेंस कैसे करना है ये करना, ठीक है। तो एटलीस्ट मैं आपको जब भी टाइम मिलेगा तो डीएनए सीक्वेंस कैसे कर सकते हैं सैंगर की मेथड में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं बच्चों कि ऑटोमेटेड मशीन हमने बनवा ली है यार, मतलब इनका ही मेथड यूज करके, ठीक है। ह्यूमन का यूज होता है, एकदम डायरेक्ट सब कंप्यूटर करेगा नहीं, ठीक है। इट्स नॉट कि ऐसा बस डाल दो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ह्यूमंस वहां पे इन्वॉल्व होने चाहिए। नाउ द डीएनए सीक्वेंसेस वेयर देन अरेंज्ड, अब ये वाला स्टेटमेंट समझते हैं आप। The DNA sequences were then arranged based on the some overlapping regions present in them। अब ये क्या स्टेटमेंट है सर? Let's I will explain to you, okay? Now देखो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या मतलब है, ये क्या चीज है। देखो हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही सिंपल बात है। मेरे पास यार ये डीएनए है, पूरा लेंथी डीएनए, ठीक है। अब इस डीएनए को मैंने एक एंजाइम लिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसको यहाँ पे कट कर दिया तो 2 फ्रैगमेंट मिलेंगे। ये नंबर 1 फ्रैगमेंट है, ये 2 फ्रैगमेंट, ठीक है। अब इसी डीएनए को, द सेम डीएनए, ठीक है, इसी सेम डीएनए को अब यहाँ पे देखा कि यार ये जो डीएनए है, इस डीएनए में इतना पोर्शन ग्रीन है, ये वाला पोर्शन ग्रीन है, ठीक है, इस तरह से। और ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे ये रेड है, ये वाला पोर्शन, मतलब सीक्वेंसेस, यहाँ पे सीक्वेंसेस को हम लोगों ने पिंक कर दिया है। नाउ इसके 2 टुकड़े हुए यार। अब ये 2 टुकड़े हुए, अब आपने अलग अलग ले लिए, दोनों टुकड़े अलग लिए है ना, बोथ द फ्रैगमेंट्स, है ना। बट आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। आपने क्या किया, सेम ऐसा ही यही डीएनए लिया, ठीक है, सेम यही डीएनए लिया। नाउ अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यही डीएनए लिया, उसको कोई दूसरा ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं अलग अलग प्रकार के अवेलेबल है। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डीएनए को अलग अलग सीक्वेंसेस पे तोड़ते हैं। तो इसने क्या किया, ये वाला जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 कह लेते हैं यहाँ पे। इसने इसी सेम डीएनए को यहाँ पे ब्रेक किया, देखना यहाँ पे ब्रेक कर दिया, फिर बाद में यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब इसके जो टुकड़े मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे आपको देखना है। देखो तो यहाँ तक रेड कलर का है, यहाँ तक सॉरी यहाँ तक पिंक कलर का है, ये वाला पूरा ही पोर्शन पिंक कलर का है। देन उसके बाद बेटा ये वाला पोर्शन जो है यहाँ से यहाँ तक ग्रीन कलर का है, ठीक है, और ये पिंक कलर का थोड़ा सा टुकड़ा है। देन अगेन यू वी कैन सी दैट कि यहाँ तक बेटा ग्रीन कलर का है, यहाँ थोड़ा ग्रीन कलर है, ठीक है। एंड दैट्स इट, व्हाट वी कैन से दिस इज व्हाट द रेड कलर पिगमेंट। ना आपको 3 टुकड़े मिले यार, इसके 3 टुकड़े मिले हैं। तो अगर आप देखोगे प्रॉपरली, आपने कैसे तय कर लिया कि ये जो फ्रैगमेंट है ये पहला है और ये दूसरा है, ये कैसे तय कर लिया, हाउ? क्योंकि जब आपने दूसरा एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया तो उससे आपको 3 टुकड़े मिलते हैं, 1 and 2 and 3,
ठीक है। तो आपको हमेशा दिखता है कि यार ये वाला सीक्वेंस जो है ना इसके बाद आता है यहाँ पे प्रॉपरली, और इन दोनों टुकड़े में वो वाला सीक्वेंस जो यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो ये ओवरलैपिंग करके देखते थे हम लोग, अलग अलग डीएनए निकाला, डीएनए को निकाल करके अलग अलग एंजाइम से तोड़ के देखा, उसके जो भी फ्रैगमेंट्स बनते हैं है ना, उनको हमने ओवरलैप करके देखा, तब मुझे पता चलता है, क्योंकि मैंने पूरा डीएनए टुकड़े कर दिया यार, तो मुझे तो बाद में पता करना पड़ेगा कि कौन सा सीक्वेंस, कौन सा डीएनए का टुकड़ा किस डीएनए के फ्रैगमेंट के बाद में आता है। तो ये करने के लिए मैं एक ही डीएनए को अलग अलग प्रकार के एंजाइम से तोड़ के देखता हूँ और उनको ओवरलैप करके देखता हूँ। ओवरलैप करके देखूंगा तो मुझे क्लियरली समझ में आ जाएगा, अच्छा इसमें यहाँ पे ग्रीन फ्रैगमेंट है, ओ यहाँ तक ग्रीन, ओ ये पूरा ग्रीन एक साथ दिखाई दे रहा है, ओके ठीक है। बट इन दोनों में यहाँ पे इसका ग्रीन है और यहाँ पे इसका, मतलब ये पहले आता है ये बाद में, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग जो है उसको कर करके देखने के बाद में हम लोगों को पता चलता है द डीएनए सीक्वेंसेस वेयर देन अरेंज्ड बेस्ड ऑन द सम ओवरलैपिंग रीजन्स प्रेजेंट इन देम। तो जो ओवरलैपिंग रीजन्स है उनके हिसाब से फिर उनको अरेंज करना सीखा, और पूरा एंटायर डीएनए में कौन सा फ्रैगमेंट किस फ्रैगमेंट के बाद में आता है ये हमने कंप्यूटर के मदद से किया, प्रोग्राम से मदद से किया। हम लोग इसको अलाइनमेंट बोलते हैं, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अलाइनमेंट टेक्निक, ठीक है। इस पूरे मेथड को मतलब हम लोग क्योंकि इस पूरे मेथड को क्योंकि ये है ना, इनको हम लोग बायो इन्फॉर्मेटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। जीनोम के सीक्वेंसेस को हम लोग जीनोमिक्स में पढ़ते हैं, जीनोमिक्स बोलते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ द बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जीनोमिक्स। जीनोमिक्स दो प्रकार के हो सकती है, एक स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स एंड अनदर इज अ फंक्शनल जीनोमिक्स, और एक तीसरी मेथड तीसरा है ना कंपैरेटिव जीनोमिक्स। कंपैरेटिव जीनोमिक्स में यही होता है, एक ही डीएनए को बार बार कंपेयर करो, बार बार तोड़ो और उनको अलाइन कर करके देखो, तभी जा करके आपको पता चलेगा कि अच्छा दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, यू नो। सो हैव यू फॉलोड दिस? हेलो, the DNA sequences were then arranged based on the some overlapping regions present in them. Hello, is it clear? This statement is clear or not? Yes, sir. Okay. Now alignment of these sequences, जब हम लोग alignment, मैंने बार बार अभी मेथड बोला है, अलाइनमेंट मेथड हम लोग एक के बाद यही डीएनए सेम डीएनए को रख के देखेंगे। अलाइनमेंट ऑफ दीज सीक्वेंसेस वाज नॉट पॉसिबल बाय ह्यूमन से पॉसिबल नहीं, हम देख ही नहीं पाएंगे कौन किसका ओवरलैप कर रहा है सीक्वेंस, हम लोग नहीं पता कर पाएंगे। तो ये किसको दिया काम ने, देयरफॉर द स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स वेर डेवलप्ड, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग आते हैं जीनोमिक्स में, कंपैरेटिव जीनोमिक्स या स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। उसमें बेटा हम लोग जाते हैं और हम लोग बिल्कुल है ना प्रोग्रामिंग से ही ये सब कुछ करते हैं, है ना। और मैंने आपको अगर लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो मैंने बताया कि आज जो भी चल रहा है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, ये सब इधर से ही आया है, ठीक है, क्योंकि इसी को, यही तो एक इतनी फाइन चीज है जिसको हमें मेजर करना था। नाउ these sequences were subsequently annotated। अब जब हमें पूरा डीएनए सीक्वेंस मिल गया, अब फिर हम क्या करेंगे, एक एक सीक्वेंस को अनोनेट करना शुरू कर देंगे कि अच्छा ये सीक्वेंस इस काम का है नहीं है, इस तरह से। एंड वे आर असाइंड टू द ईच क्रोमोसोम, ये एक बहुत बड़ा काम है। आपके बॉडी में 23 नहीं 24 क्रोमोसोम है, एक्स एंड वाई, तो यार कौन सा डीएनए किस क्रोमोसोम में है ये भी असाइन किया जाएगा, ये भी काम हुआ ना। यहाँ पे जो चीज देखने को मिलती है, ये इससे बच्चे बड़े ही कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, तो मैं इसको बड़ा ध्यान से दिखा देता हूँ। इन May 2006, अंडरस्टैंड दिस, May 2006, मजेदार बात सुनो, ये वाली आपकी टेक्स्ट बुक है ना जो अभी आप पढ़ते हो, ये 2006 में ही पब्लिश हुई है, उसमें थोड़े बहुत एरर करेक्शंस हो रहे बात, बट जो भी है वो 2006 में आया, ठीक है। तो इसके बाद में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने बहुत कुछ किया है, बट इस बुक में वो नहीं है, इस बुक में वो सारी चीजें लिखी नहीं है, ठीक है। नाउ इन May 2006
the sequence of chromosome 1 was completed, है ना? This was the last of the 24 human chromosomes. अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले एनसीईआरटी लिख नहीं रही है, सबसे पहले कौन से क्रोमोसोम का सीक्वेंसिंग पूरा हुआ? तो आंसर आता है बेटा वाई क्रोमोसोम का सबसे पहले सीक्वेंसिंग किया गया। वाई? बिकॉज इट इज अ स्मॉल क्रोमोसोम, ये सबसे छोटा है, इसीलिए इसका सीक्वेंसिंग सबसे पहले किया गया। तो सबसे लास्ट में किस क्रोमोसोम का बेटा सीक्वेंसिंग पूरा हुआ? तो आंसर है सर क्रोमोसोम 1 का। सर ऐसा क्यों? इसीलिए कि क्रोमोसोम 1 इज द लार्जेस्ट क्रोमोसोम। हैव आई टोल्ड यू कैरियोटाइपिंग कैसे करते हैं? मैंने बताया यार आपको कैरियोटाइपिंग कैसे करते हैं। जब आप सारे क्रोमोसोम आइसोलेट करोगे या मेटाफेज में देखोगे तो लार्जेस्ट क्रोमोसोम को पहले लेते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। हेलो, है ना? तो क्रोमोसोम 1 इज द लार्जेस्ट क्रोमोसोम ऑफ योर न्यूक्लियस। हेलो, तो इसीलिए सबसे बाद में, सबसे लास्ट में जिस क्रोमोसोम का सीक्वेंसिंग किया गया वो था क्रोमोसोम नंबर 1। तो सबसे पहले किसका हुआ बेटा? Y chromosome. It's the smallest chromosome. Is it clear? Hello? Yes, sir. Okay. Now आते हैं बात। अभी another challenging task was assigning the genetic and physical maps on the genome. अब यार मतलब मैंने सिर्फ क्रोमोसोम का सीक्वेंसिंग करने से कुछ होगा नहीं। क्यों? क्योंकि डीएनए फोल्ड हो जाता है, इतना फोल्ड होकर के क्रोमोसोम में होता है। तो आप एंटायर डीएनए में बोलोगे डीएनए यहाँ पे तुम्हारा इंसुलिन का जेनेटिक है, डीएनए के ऊपर यहाँ पे है ना, ठीक है। अच्छा, ये जब फोल्ड होकर के क्रोमोसोम बनाएगा तो अब बता किधर है? अब किधर है? अरे भाई भाई भाई, ये जो है ना इंसुलिन का जीन यहाँ पे कहीं तो भी लोकेटेड है। अच्छा, मतलब वो फोल्ड हो करके उसका डीएनए यहाँ पे आएगा। कितने लोगों को समझ में आए? हेलो, डीएनए का कौन सा सीक्वेंस इंसुलिन का जीन है मुझे पता है। ओके ठीक है, पता है। बट जब ये फोल्ड होगा और क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा तब उसका लोकेशन तुम कहां बताओगे? वेयर इज दैट? इट्स लोसाई ऑन द क्रोमोसोम। दैट्स इंपॉर्टेंट। हेलो, इजंट इट? है ना? तो जो हम लोगों ने मॉर्गन के बारे में पढ़ा, सेंटीमॉर्गन, ठीक है, वो क्या था? वो तो जेनेटिक लिंकेज मैपिंग ही तो था कि क्रोमोसोम के ऊपर कौन सा जीन कहां पे प्रेजेंट है। हेलो, isn't it? जेनेटिक एंड फिजिकल मैप। फिजिकल मैप का सीधा मतलब होता है, जेनेटिक और फिजिकल मैप में फर्क है। डीएनए का कौन सा सीक्वेंस वो जीन है, ये फिजिकल मैप है, उसकी एग्जैक्ट आइडेंटिटी हम लोग निकाल लेते हैं, लोकेशन। जेनेटिक लिंकेज मैप जो होता है बेटा, जेनेटिक लिंकेज मैप में है ना, हम लोग प्रॉपरली पता लगा लेते हैं कि हाँ कौन सा जीन कहाँ पे क्रोमोसोम पे लोकेटेड है। आप लिख लो, जेनेटिक मैप में हम लोग सिर्फ नोन सीक्वेंसेस को देखते हैं। नोन सीक्वेंस मतलब जो सीक्वेंस मुझे पता है, जिसका फंक्शन मुझे पता है, उसी को मैं लोकेट कर पाता हूँ बाय योर मॉर्गन्स मेथड, क्रॉसिंग ओवर, टेस्ट क्रॉस एंड ऑल द थिंग्स। बट फिजिकल मैप जो है, नोन और अननोन किसी भी सीक्वेंस को हम लोग डीएनए के ऊपर लोकेट कर सकते हैं। अच्छा, ये सीक्वेंस इधर है भाई, इसका क्या फंक्शन है पता नहीं, ये ठीक है, ये ठीक है। ये सीक्वेंस यहाँ पे है, हाँ है भाई, ये सीक्वेंस तुझे जब भी चाहिए ना यहाँ पे मिलेगा। इंसुलिन के जस्ट बाजू में थोड़ा सा 1000 बेस पेयर छोड़ देना इंसुलिन के बाद में, बिल्कुल तुझे ये सीक्वेंस मिलेगा। पर ये सीक्वेंस का काम क्या है भाई पता नहीं, डिस्कवर करेंगे तब बता देंगे, अब जाकर। इज इट क्लियर? हेलो, फिजिकल मैप समझ में आता है? फिजिकली वो एक्चुअली डीएनए के ऊपर कहाँ लोकेटेड है, वो कितने बेस पेयर लॉन्ग है, इजंट इट? हेलो, अरे कुछ तो बोलो भाई, ये सब समझ में आना चाहिए, वर्ड्स लिखे इधर। अनदर चैलेंजिंग है ये, ऐसा कुछ ऐसा मजे वाली बात नहीं, चैलेंजिंग टास्क, असाइनिंग द जेनेटिक एंड फिजिकल मैप्स ऑन द जीनोम। जीनोम में क्रोमोसोम के ऊपर लोकेट कराना और डीएनए के ऊपर लोकेट कराना है कि वो जीन कहाँ पे है, ताकि जब भी आप फ्यूचर में इस सब के बारे में रिसर्च करोगे, कोई भी दूसरा बंदा आएगा उसको बार बार फिर से सीक्वेंसिंग नहीं करना है, उसको
उसको डायरेक्ट पता है कि हाँ ये डीएनए है, इस डीएनए का यहाँ पे ये क्रोमोसोम से लिया गया, ये 11वें नंबर के क्रोमोसोम से लिया गया है, ये डीएनए का इतना इतना बेस पेयर छोड़ दो तो हमारा जीन मिल जाता है, ये उसे पता है ऑलरेडी। हेलो, isn't it clear to all? है ना? Now, Yes. तो अब आते हैं बच्चों यहाँ पे मुद्दे पे। ओके ठीक है, this was generated using informations on polymorphism of, अब ये क्यों कर पाए हम लोग? तो सबसे पहले हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया था, इनका एक खासियत है यार, इनके बारे में हम बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में है ना बिल्कुल डिटेल में दिया गया है एनसीईआरटी में ही। सो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इनकी एक स्पेशलिटी है कि ये डीएनए के ऊपर एक पर्टिकुलर साइट को मतलब सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं और वहीं पे कट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, दिस वाज जनरेटेड यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑन पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट्स। तो जो रिकॉग्निशन साइट्स है मतलब जहां जहां रिकॉग्नाइज करते हैं, इनमें बहुत पॉलीमॉर्फिज्म है, मतलब बहुत अलग अलग प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं और वो डीएनए के अलग अलग सीक्वेंसेस को ही तोड़ते हैं। हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का अपना खुद का एक सीक्वेंस है जिसको वो तोड़ेगा, किसी भी सीक्वेंस को कोई भी जाकर के नहीं तोड़ेगा, इसलिए ये एंडोन्यूक्लियस है। एंडोन्यूक्लियस है मतलब बीच से कट करेगा डीएनए को। एंड दूसरा एक पॉइंट है, एंड सम रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस नोन एज अ माइक्रोसैटेलाइट्स। अब ये चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर बाद में। ये क्या है सर, रिपीटेटिव डीएनए क्या होता है? नंबर 1 थिंग, रिपीटेटिव डीएनए एक बहुत ही सिंपल कॉमन वर्ड है। क्या मतलब है इसका, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपने कोई एक डीएनए का फ्रैगमेंट लिया और इस डीएनए फ्रैगमेंट में आपने देखा कि यहाँ पे एक सीक्वेंस है ए टी सी सी जी ए, नाउ दिस इज अ सीक्वेंस यू फाउंड। बट आपने देखा जैसे फर्दर उसका सीक्वेंसिंग करोगे इस डीएनए का, आपको पता चलेगा कि उसके बाद में फिर से ए टी सी सी जी ए, ए टी सी सी जी ए, ऐसा बेटा आपको 1000 टाइम उसी डीएनए में लगातार देखने को मिल रहा है। द सेम सीक्वेंस, the same sequence, the same sequence is repeating many times on the same DNA, लगातार। इसी डीएनए को मैं रिपीटेटिव डीएनए कहता हूँ। इज इट क्लियर? हेलो, इज इट क्लियर? Yes, sir. ऐसे डीएनए को मैं रिपीटेटिव डीएनए कहता हूँ जहां पे फालतू का सीक्वेंस भरा पड़ा है जो जीन नहीं है, वो जेनेटिक नहीं है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था 98% हमारा डीएनए फालतू है, जंक डीएनए, जंक डीएनए बोलते हैं हम लोग, जंक जंक है यार, कमाल है। तो ये जितना भी डीएनए हमें देखने को मिल रहा है बेटा, दिस एंटायर इज कॉल्ड एज द रिपीटेटिव डीएनए। यार ये भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। रिकॉग्निशन साइट्स के बारे में हमें पता हो गया, कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ पे कट करता है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दूसरा, रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस हर इंसान में अलग अलग होते हैं, वेरी करते हैं, इसलिए हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। तो ये दोनों ही चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनसे है ना आगे हमें फ्यूचर में फायदा होता है, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड, ये रहा बेटा मेथडोलॉजी। यस एवरीवन, मेथडोलॉजी पे इतना पोर्शन दिया गया है, आपकी बुक में भी आप पढ़ सकते हो, है ना। ज्यादा इधर उधर पढ़ने की बजाय जस्ट ओपन द एनसीईआरटी एंड रीड दिस पैराग्राफ्स, ठीक है। यही करो, और ये आज के आज ही पढ़ना होता है, कल पढ़ूंगा कल परसों ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जस्ट नो इट नाउ बेटा, दूसरे अभी पॉइंट बोलते हैं यहाँ पे। अच्छा, हमने क्या हासिल किया भाई, हमें क्या क्या पता चला ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से? नंबर 1 चीज, अब ये जो चीज यहाँ पे ये जो पॉइंट दिए है ये रियल पॉइंट्स है, अंदाजे वाले नहीं, ठीक है। मतलब क्या है, आप क्या 3.3 इंटू 10⁻⁹ बोलते हो ना, वैसा कुछ नहीं। यहाँ पे देखो क्या है, the human genome project, now it's very carefully you have to understand, contains 3164.7 million nucleotide bases। नंबर कैसा दिया है देखो, ऐसा बोला है, रैंडम बात बोली है क्या? 3.3 3.1 3 इंटू, ऐसा कुछ नहीं बोला है। यहाँ पे प्रॉपर नंबर दिया है 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस।
एग्जैक्ट नंबर। हेलो, दिख रहा है आपको? Yes, sir. ना दूसरा एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला द टोटल नंबर ऑफ जीन इज एस्टिमेटेड। पहले हमने एस्टिमेट किया था कि हम लोग बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत होशियार है, बहुत ये है, 30 मार्क का है ह्यूमन बींग्स, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ जीन इज एस्टिमेटेड एज अ 3 लाख, ऐसा सोचा था हमने, ठीक है, ऐसा हमने सोचा था। ये तो एक जीरो मिस हो गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हम लोग 3 लाख नहीं 30,000 ये, बट हमने एस्टिमेट किया था, ठीक है, but much lower than the previous estimated, that is 80,000 to 1,40,000 genes, ठीक है। अब देखो ये ना तो 30,000 है, क्योंकि एक जगह हमारी एनसीईआरटी एक और चीज स्टेटमेंट लिखती है, थोड़ा ध्यान देना बेटा। यहाँ पे ये जो 30,000 है ना, ये भी गिमिक, इट इज नियर, लिखती है कि 20 to 25,000 इतने ही बेटा हमारे है ना जीन है। अब हम लोग ये श्योरली नहीं बोल सकते कि कितने जीन है, क्योंकि सबका अनोटेशन होना बाकी है। मतलब हमने ऐसा नहीं बोला है कि सारे ही जीन की हमने डिस्कवरीज की है। हाँ, हमारा एस्टिमेट है कि वो लगभग 30,000 के करीब होने चाहिए, बस इतना है, ठीक है। आज भी हम लोग श्योरली, तो ये है रियलिटी, रियलिटी को ही हमें समझना है, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट वन इज नॉट 3 लाख, इट्स 30,000, ओके। द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ, नाउ देखो यहाँ पे एक एवरेज चीज बताई है कि कोई भी अगर आप जीन उठाओगे तो उसमें कितने बेस पेयर लॉन्ग जीन होना चाहिए। हमने एवरेज लिया है, जितने भी जीन हमने आज तक आइसोलेट करके सीक्वेंस किए हैं वो है बेटा 3000 बेसिस, ये एवरेज है, 3000 बेसिस इज द एवरेज, बट द साइज वेरी ग्रेटली। ऐसा थोड़ी है कि सारे जीन एक ही जैसे होंगे। सो विद द लार्जेस्ट नोन, नाउ यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है, लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन बीइंग डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रोफिन नाम का जीन है जो सबसे ज्यादा बेटा लेंदी है, सबसे ज्यादा बेस पेयर्स लॉन्ग है, एंड उसमें कितने बेस पेयर्स है? 2.4 मिलियन बेसेस। That is the length of the largest gene of human being. And what is that? Dystrophin वाला जो जीन है, that is the longest gene. Now, almost all 99.9% nucleotide bases are exactly the same in all the people. ये बात इंपॉर्टेंट है। क्या सर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया तो किसी एक ही इंसान का डीएनए लिया था क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे इंसान ह्यूमंस जो है उनके बेटा जीन लिए गए हैं, और यानी कि ऐसा नहीं कि जो लैब में काम कर रहा है भाई तू सो जा तेरे जीन निकालता हूं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमने हर कोने में जा करके अलग अलग लोगों के डीएनए कलेक्ट किए हैं, ठीक है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रेसेस इन द ह्यूमंस, ठीक है। ह्यूमंस के रेसेस भी तो है, तो हर एक से बेटा मतलब अलग अलग जगह से डीएनए कलेक्ट किया। और अब है ना, एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे आपने कहीं से भी लाए हो, उनमें 99.9% बेसिस सिमिलर है, ये इंपॉर्टेंट है। सब में सिमिलर है ना, सेम है, अलग अलग है नहीं, ठीक है। जब मैं ये फैक्ट जानता हूँ या आप ये फैक्ट जानते हो, और लोग जब एक दूसरे से लड़ते रहते हैं कि भैया तुम अलग हो मैं अलग हूँ, ठीक है, तो बड़ा ही अजीब सा लगता है ना। आप देखो आपके इंटरनल में जो डीएनए है वो तो 99.9% सिमिलर है। नो वन इज करेक्ट, एवरीवन इज डिफरेंट। करेक्ट कोई नहीं, मैं ही करेक्ट हूँ ऐसा वाला कोई हिसाब नहीं, जस्ट एवरीवन हैज दैट पॉइंट वन डिफरेंस, ठीक है। वो उसकी आइडेंटिटी या उसकी इंडिविजुअलिटी है। नाउ द फंक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, द फंक्शंस ऑफ 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन्स आर अननोन, पता ही नहीं है। मतलब जितने जीन हमने डिस्कवर किए हैं वो सिर्फ अनोनेटेड पॉइंट्स है। हमें लगता है कि यार हाँ वो जीन एक इंडिविजुअल प्रॉपर प्रोटीन बनाते हैं, बट ऑल्दो आज तक हम वो जो प्रोटीन बनाता है ना, उस प्रोटीन का क्या एक्चुअली यूज है हमारे बॉडी में हमें पता ही नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बचा हुआ है जिसमें हम अभी तो फिर भी बहुत कर लिया है, क्योंकि ये 2006 का है सब कुछ जो भी दिया गया है, ठीक है। तो द फंक्शंस ऑफ 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन्स आर अननोन, पता ही नहीं है, ठीक है। नाउ less than 2% of the genome codes for the protein। अब आपको ये समझना है
कि आपके पास जो भी ये 316.4.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस है, इसका है ना 2% से भी कम, यहाँ पे लेस देन 2% है, नॉट 2%, ठीक है, ये 1.7% तक आता है। ये इतना ही बेटा जो है आपका जीनोम कोड करता है, प्रोटीन्स बनवाता है, बाकी है ना, बाकी थोड़ा बहुत RNA बनवा लेंगे, थोड़ा सा tRNA बनाते हैं, बाकी बेटा एंटायर बाकी DNA आपका कुछ काम का है नहीं, आपका मतलब मेरा भी सब पे ठीक है, कुछ भी काम का नहीं। मतलब हम मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 98% DNA इज नो यूज, इज ऑफ नो यूज, जस्ट इट इज देयर, वो है ना। ये हमारे क्या बोलते हैं, हमारा पूरा इतिहास है बेटा उसमें, ये कोई फालतू चीज है नहीं, इट्स अ एंटायर हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, जो भी DNA यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। एंटायर हिस्ट्री का मतलब है राइट फ्रॉम द बैक्टीरिया, जहां से हम लोग आए हैं, क्योंकि हमारे DNA में ऐसे भी सीक्वेंसेस मिलते हैं जो बैक्टीरिया के DNA के सीक्वेंसेस से मैच करते हैं, although they are not functional in our body, in our genome, but they are there, hello, they are there, ठीक है। आपके अंदर जिस फिश को आप खाते हो उसका भी जीन आपके अंदर प्रेजेंट है, हेलो, इज इट, है ना, but it's not useful to Yeah. you, it's used. Now repeated sequences make a very large portion of the human genome. अब ये वाला जो चीज मैंने बताया था, ये जो 98% जो बोलते हैं ना, इसमें सबसे ज्यादा चीज क्या है, तो रिपीटेड सीक्वेंसेस है, मेक अप अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। अब यहाँ पे नोटिस करो, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस अभी मैंने बताया क्या होता है। अब मैंने बहुत ही छोटा सा सीक्वेंस लिया जो रिपीट होता है, बड़े बड़े सीक्वेंसेस है, 1000 बेस पेयर का एक सीक्वेंस बना और उसको वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ बेस पेयर वाला सीक्वेंस बना और वो बार बार रिपीट होता है। तो ये रिपीटेड सीक्वेंसेस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। नाउ थोड़ा नोटिस करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सीरियसली थोड़ा देखो क्या क्या पॉइंट है। रिपीटेटिव सीक्वेंसेस आर स्ट्रेचेस ऑफ DNA सीक्वेंसेस that are repeated many times, sometimes 100 to 1000 times। मतलब आप देखोगे एक ही कोई सीक्वेंस पकड़ लिया तो वो 30,000 बार रिपीट हुआ है, अरे 30,000 30,000, आपने तो 30,000 जीन भी नहीं बोले, वो 30,000 टाइम रिपीट हो गया, ठीक है। तो ये होता है तो आपका DNA देखो जब रेप्लिकेशन करता है तो ये रिपीटेटिव सीक्वेंसेस की भी एग्जैक्ट कॉपीज बनवाता है, तो कितना बर्डन है रेप्लिकेशन में, है ना। बट ये जीन है बेटा, पुराने जीन है, ठीक है, उनमें थोड़े बहुत चेंजेस हुए और उनको आज भी प्रिजर्व किया जा चुका है। हमारे ह्यूमन जीनोम में सारी चीजें प्रिजर्व करके रखी है, सारी दुनिया के जितने ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, सभी ऑर्गेनिज्म में ऐसा ही है, सारा का सारा DNA सबका काम का होता नहीं है। किसी भी इवन सिंगल बैक्टीरिया को निकालोगे उसके भी जीनोम में बेटा थोड़ा बहुत अमाउंट आपको मिलेगा जो बेकार है, वो उसके एंसेस्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सो दीज हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन, ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है इनका कोडिंग फंक्शन कुछ है नहीं, बट इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे, अब इसको हम लोग, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन। ये हमारे एंसेस्टर्स के बारे में और है ना इवोल्यूशन के बारे में, और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो बन रहा है ना फोल्डिंग होकर करके, इसके बारे में बेटा प्रॉपर इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। Now, chromosome 1 has the most genes because it has the largest chromosome. Chromosome 1 के ऊपर 2968 जीन प्रेजेंट है, and Y has the least 231, ठीक है, Y has the least 231। तो ये है स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम। तो सबसे कम जीन बेटा Y क्रोमोसोम के ऊपर है, सबसे ज्यादा जीन है ना क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर है, isn't it? ठीक है। एक और मजेदार चीज हमारे जीनोम में हमें देखने को मिलती है, वो बड़ी अजीब सी, वो क्या होती है, इसको बोलते हैं साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशंस। हमारे DNA में इतनी बार ये चीज देखने को मिलती है, 1.4 मिलियन लोकेशंस वेयर सिंगल बेस DNA डिफरेंसेस यू कैन सी। आई विल टेल यू व्हाट इट मींस। देखो यहाँ पे अगर मैं एक सीक्वेंस लिखता हूँ
अब ये सीक्वेंस है बेटा ATCCGA। अब ये रिपीट हो रहा है मैनी टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये खत्म हो गया, ये मान लो 3000 टाइम रिपीट हुआ। उसके बाद में आपको एक और सीक्वेंस मिलेगा जो रिपीट हो रहा है। वो कैसा सीक्वेंस है? देखो ATCGGA। ना अगर आप देखोगे इन दोनों सीक्वेंसेस को आप टैली करो तो आपको दिखाई देगा कि यार ये दोनों सीक्वेंस में ए यहाँ पे, ए यहाँ पे, टी यहाँ पे, टी यहाँ पे, सी यहाँ पे, सी यहाँ पे, है ना। तो ये वाला जो सीक्वेंस है देखो, सी यहाँ पे बट जी यहाँ पे, बाकी जी एंड ए एंड जी एंड ए। तो इन दोनों सीक्वेंसेस में कितना डिफरेंस है बता सकते हो आप लोग? हेलो, हाउ मच डिफरेंस इज देयर? ओनली वन बेस पेयर डिफरेंस, सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस। हेलो, तो ऐसे बेटा हमारे जो डीएनए है उसमें 1.4 मिलियन लोकेशंस हमने ये सीक्वेंस एनोटेशन से किया है। ये जो भी हम लोग जंक डीएनए के बारे में पढ़ते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग मेथड से किया है क्या? नहीं, ये एक्सप्रेस होते ही नहीं है ना। तो ये हम लोगों ने ढूंढ लिए भाई, ये इतने सारे पॉइंट्स, इनको हम SNPs बोलते हैं। SNP मतलब सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। जो भी डीएनए है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म इसे हम लोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक बेस पेयर वाला डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, ओनली सिंगल बेस पेयर डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, इसीलिए। ठीक है, अब इसका यूज क्या है? ऐसा क्वेश्चन आपके नीट में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या फायदा है भाई इनको? इनको क्या बोलते हैं प्यार से हम लोग शॉर्ट फॉर्म? इनको बोलते हैं हम लोग स्निप्स। ठीक है, जो ह्यूमंस में आपको 1.4 मिलियन लोकेशन पे हमारे डीएनए में देखने को मिलता है। अब ये सब बातें जो हो रही है 1.4 मिलियन, ये नॉन कोडिंग वाले सीक्वेंसेस है, मतलब जहां रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस है वहां पे जंक डीएनए। ठीक है, वहां पे ये सब मिलता है। सो SNPs हेल्प इन फाइंडिंग क्रोमोसोमल लोकेशंस ऑफ द डिसीजेस फॉर डिसीजेस। मतलब आपको समझ में आना चाहिए, जैसे सिकल सेल एनीमिया के बारे में हमने पढ़ा। बताओ यार कहाँ पे डिफरेंस आया? सिक्स्थ जो वैलिन ग्लूटामिक एसिड वाला जो चेंज हुआ, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन लगा, वहां पे क्या चेंज हुआ? ओनली सिंगल बेस पेयर तो बदला। हेलो, सिंगल बेस पेयर ही बदला ना, चेंज हुआ ना सिकल सेल एनीमिया जब होता है ना, तो वहां पे एक सिंगल बेस तो बदला। ठीक है, तो हम लोग इन चीजों को स्टडी करते हैं। SNPs help in finding the chromosomal locations for diseases associated sequences and tracing the human history। ठीक है, हम लोग ह्यूमन हिस्ट्री को ट्रेस करना शुरू कर देते हैं। जब हम लोग ये बातें बोलते हैं, देखो ये फलाना फलाना फॉसिल मिला, निएंडरथल मैन, जावा मैन, एप मैन, ये सब हम लोग क्यों बोलते हैं? बोन्स को देख करके बोलते हैं क्या? वो तो एप भी तो हो सकते थे। हेलो भैया, क्लियर है ना? मैं क्यों कह देता हूँ कि यार ये एंसेस्टर से ह्यूमन के, they were not apes, they were ape like। oh ape like थे, okay, clear है। why? because we have, because bones मिले हैं, तो bones मिले तो DNA मिलना आसान है, we can tell it, comparative genomics। हेलो, तो ये सब हम करते हैं। और अगर मैं कोडिंग सीक्वेंसेस में स्निप्स मिले तो उससे बिल्कुल ये भी पता चल सकता है। देखो कोडिंग सीक्वेंसेस में अगर स्निप्स मिले तो हम एसोसिएटेड डिसीज एसोसिएटेड सीक्वेंसेस को भी आइसोलेट है ना, फाइंड आउट कर सकते हैं। यार ये एक बेस बदला, क्यों बदला, कब बदला, कौन से जमाने में बदला, ठीक है, क्यों चेंज हो गया, इससे क्या इम्पैक्ट हुआ, दैट ऑल द क्वेश्चंस वी कैन आंसर। ठीक है, ऐसे सारे जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग बेटा आंसर कर सकते हैं। ठीक, so all these things we all have to understand very basically। ये कुछ ख्याली पुलाव नहीं है, इसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है। ये रहे बेटा सैलिन फीचर्स ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल। हेलो, Yes, sir. नाउ क्या एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन तो आप भी लिख सकते हो, है ना। बीमारी भगानी है, मच्छर भगाना है, इवोल्यूशन पढ़ना है ना, डिसीज होने से पहले ही पहचान लेने का है, नए वैरायटीज बनाने के है ना,
सर ह्यूमन क्लोन भी बनाऊंगा मैं घर बैठे लैब में, ओके बना लेगा। सो ये इम्पोर्टेंट है। द नॉलेज फॉर फ्रॉम द डीएनए सीक्वेंसेस हेल्प्स इन अंडरस्टैंड आवर बायोलॉजिकल सिस्टम। सबसे पहले हमें अपने बारे में समझना है कि हम काम कैसे करते हैं भाई, इतना इफेक्टिवली वर्क कैसे होता है, हाउ। ठीक है, जब हम सो जाते हैं पता है क्या होता है, व्हेन वी स्लीप आवर बॉडी ऑटोमेटिकली रिपेयर। अब हमने इतने एडवांसेस किए मेडिकल इसमें, ये वो दुनिया भर का, ठीक है, बट आपको एक चीज मैं बता दूंगा, इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल जस्ट स्लीप टाइट, और बिल्कुल बिंदास सो जाओ। ठीक है, हेलो, आपकी बॉडी आपको खुद ही बताती है खाना मत खाओ, सो जाओ, एंड जस्ट स्लीप इट, दैट्स इट, बॉडी रिपेयर करती है। इसलिए नींद लेना बहुत जरूरी है, सोना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, एवरी डे दिस प्रोसेस रन्स। अब यार ये होता कैसे है ना, इसके बारे में हमें समझना है। इसलिए तो ये अननोन जितने भी जो प्रोटीन्स है, अननोन काम करने वाले प्रोटीन्स है, हमें हमेशा अमेज करते हैं। व्हाई? बिकॉज व्हाई दे आर इवन प्रोड्यूस इन आवर बॉडी। ठीक है, पहले लोगों के पास कोई आंसर नहीं था तो उन्होंने अलग अलग प्रकार के नेचुरल सुपर पावर्स में बिलीव किया। हम लोगों ने आज भी करते हैं, क्योंकि आज भी हमारे पास सही आंसर्स पता नहीं है, तो हम लोग बोलते हैं कि बस है ना ये सुपर पावर है, अपने अपने हिसाब से अलग अलग नाम है सुपर पावर के। ठीक है, so that we know. Now human genome provides a new approach to the biological research। obviously नया अप्रोच देता है ना, एकदम से माइक्रोस्कोप में देखते बैठना है या ऐसा कुछ नहीं, इट्स अ न्यू अप्रोच। हम इसमें मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, नए म्यूटेशन बना बना करके देख रहे हैं, है ना। तो मतलब ये हो रहा है कि ह्यूमन खुद ही गॉड के लेवल पे जा रहा है। मतलब हमने बना भी लिया ना लिविंग सेल जो डिवाइड करता है, मल्टीप्लाई करता है, वर्क करता है, ऐसा लिविंग सेल हमने लैब में बना ही लिया है, जस्ट वी हैव मेड इट। ठीक है, हो गया है ये। तो अगर हमने ये कर ही दिया है, हेलो, है ना, तो है ना, मतलब हम वही लेवल पे पहुंच रहे। वी कैन मेक एन ह्यूमन बीइंग इन लैब, ओह यस वी कैन। सो वी कैन स्टडी ऑल द जीन्स इन जीनोम। हम जीनोम में बेटा सारे जीन्स को पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल द ट्रांसक्रिप्ट्स, आरएनएस, जो सीडीएनए लाइब्रेरी मैंने बनाई। नाउ इन अ पर्टिकुलर टिश्यू और ऑर्गन, किसी पर्टिकुलर टिश्यू में या ऑर्गन में, और अगर ट्यूमर है, आपको अगर याद हो बच्चों, अगर आपको याद हो तो जिस समय जेनेटिक्स में मैंने म्यूटेशन और क्रोमोसोमल एब्रेशन पढ़ाया था, मैंने कहा था कि मैक्सिमम म्यूटेशन और क्रोमोसोमल एब्रेशन हमें कैंसर सेल्स में ही पता चलते हैं, क्योंकि वो इतने तेजी से डिवाइड होते हैं कि वहां पे आपको लोकेट करने में, चीजें लोकेट करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि वहां बहुत एरर आते हैं मेरी तेज है ना स्पीड की वजह से। नाउ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड how tens of thousands of genes and proteins work together in interconnected network to orchestrate, coordinate the chemistry of life। ठीक है, अगर ये हमने नहीं किया होता तो क्या आज हमने लिविंग सेल बनाया होता क्या लैब में? हेलो, अगर ये अंडरस्टैंडिंग हमें नहीं होती तो क्या हम कर पाते थे क्या? नहीं। तो इसमें कोई एक इंसान का कंट्रीब्यूशन थोड़ी है, बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, so this is all about what the human genome project, what our NCERT tells about us। now आते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तरफ। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स है जिनको समझना बहुत अच्छे से। अभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? पहले के जमाने में हम लोग देखते थे शेरलॉक होम्स, या क्या नाम है उसका, व्योमकेश बख्शी। ठीक है, व्योमकेश बख्शी वगैरह, इनको हम लोग देखते, तो हम लोग यार ये डिटेक्टिव है, क्या करेगा ये, फिंगरप्रिंट कलेक्ट करो, उनका सबसे पहला स्टेप है ना, है ना। तो ये ठीक है, फिंगरप्रिंट क्या होता है, मतलब किसी भी इंसान के, है ना, जो फिंगर्स होते हैं उनके ऊपर आप देखोगे तो अलग अलग प्रिंट्स होते हैं, हर एक का एक आइडेंटिकल है, तो ठीक है उसको कलेक्ट किया जाता था। बट राइट नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यार, है ना, हम लोगों ने नया टेक्निक ही ढूंढ लिया। अगर किसी का डीएनए सैंपल्स, कोई भी सैंपल्स, बॉडी के सेल्स, ठीक है,
या तो हेयर फॉलिकल्स या सेमेन, व्हाटएवर, जहाँ पे भी क्राइम सीन है वहां पे मिलता है, तो हम लोग वो कलेक्ट करके उसका डीएनए आइसोलेट करके उसको चेक कर सकते हैं कि कौन सा इंसान वहां पे मौजूद था। एटलीस्ट यहाँ ये तो पता लगा सकते हैं। तो इसको एक्चुअली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहना एक नॉन टेक्निकल बात है। इसको डीएनए फिंगरप्रिंट नहीं बोलते। फिंगरप्रिंटिंग का मतलब है एक इंडिविजुअलिटी। हर इंसान में अलग अपनी इंडिविजुअलिटी होती है हर एक का। इसको एक्चुअली साइंटिफिक लैंग्वेज में आप अगर बोलोगे तो आप इसको डीएनए प्रोफाइलिंग बोलोगे। आपका डीएनए प्रोफाइल बनता है बिकॉज इट इज यूनिक। आपका डीएनए प्रोफाइल यूनिक है। अब जो 0.1% वाली बात थी ना, 0.1%, 99.9% तो सारे एक जैसे ही है। तो जो 0.1% है उसी पे हमने ये कार्यक्रम किया है पूरा। So DNA fingerprinting is a very quick way to compare the DNA sequences of any two individuals। कोई भी दो इंडिविजुअल के बीच में हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। DNA fingerprinting technique was developed by the Alec Jeffrey। ठीक है, एलेक जेफरी नाम के साइंटिस्ट है ना, इनकी अभी डेथ भी हो गई। तो ये जो है, नहीं इनकी नहीं हुई, हमारे इंडियन फादर जो होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं लालजीत सिंह नाम के साइंटिस्ट थे बेटा। ठीक है, लालजीत सिंह ने अलग प्रकार का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डेवलप किया फॉर ओनली द इंडियन सबकॉन्टिनेंट पीपल। ठीक है, सो ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इंडियन फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, सो एनीवे लालजीत सिंह, ये आपको पूछा जाएगा एलेक जेफरी who discovered this entire technique or developed this entire technique। Now, अब इसका बेटा प्रिंसिपल पहले समझ लेते हैं थोड़ा ध्यान से। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। क्या ऑब्जर्वेशंस है? पहला है कि 99.9% ऑफ डीएनए इज सिमिलर बट ओनली अबाउट 0.1% ऑफ द टोटल डीएनए वेरी फ्रॉम वन टू अनदर। मतलब यहाँ पे जितने भी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, इवन जो पढ़ा रहा है जो मैं हूँ, हम सब में बेटा 0.11% डिफरेंस आपको देखने को, बाकी हम लोग सब सिमिलर। ठीक है, ताकि 99.9% वी आर सिमिलर। नाउ द ह्यूमन जीनोम हैज अबाउट 3 बिलियन बेस पेयर्स। 3 बिलियन बेस पेयर्स। नाउ अगेन देखो, फिर से वो रैंडम वर्ड है, रैंडम है। यहाँ पे आप आओगे तो आपको देखने को मिलेगा, देखो 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस। ठीक है, दिस इज एक्सैक्ट नंबर हियर। नाउ चलो फिर से उसी पे आते हैं 3 बिलियन पे। बट ओनली 2% ऑफ दिस डीएनए कोड्स फॉर अ प्रोटीन्स। अभी वैसे बताया, अब एक्चुअली ये ओनली 2% नहीं है, लेस देन 2% है। ठीक है, ओनली अबाउट 2%, अबाउट लिखा है मतलब ये लेस देन, नॉट इट इज एक्जैक्टली 2। This DNA codes for proteins and remaining 98% does not code for any protein and is called as a junk DNA। Is it clear? तो हम लोग अपने को समझने के लिए ये बोल रहे 98% काम का है, 2% है ना, सॉरी 98% जंक है, 2% ही बेटा प्रोटीन बनाने वाला डीएनए। अब देखो आपके ऊपर जेनेटिक लोड कितना है, हाउ मच जेनेटिक लोड इज देयर। आपके अंदर डीएनए में ही ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आप इंसान को कभी भी बदल सकती है। बच्चों आपको समझ में आती है बात, ये जंक डीएनए क्या है? किसी भी एक बच्चे में अगर 4-5 भी म्यूटेशन एक साथ हो गए, अल्ट्रावायलेट रेज अगर आती है और म्यूटेशन तेजी से होते हैं, तो बेटा वो जो इंडिविजुअल है वो अलग ही बन जाएगा। ठीक है, सो ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं द जंक डीएनए पोर्शन कंटेन्स। अब यहाँ बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस समझने में कोई मुश्किल है नहीं, बहुत आसान है। ये जो पहले वाला पॉइंट है ना, ये बच्चों को ध्यान में नहीं आता, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। द जंक डीएनए पोर्शन कंटेन्स सम रिपीटेड सीक्वेंसेस ऑफ बेस पेयर्स। रिपीटेड सीक्वेंसेस बेस पेयर्स, समझ रहा है? ये जंक डीएनए में रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है भाई, सिंपल बात है, कोई बड़ी बात है क्या ये? अभी आपको बताया मैंने रिपीटेड सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। नाउ these sequences are called as a variable number of the tandem repeats। अब यार ये क्या है सर, मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं राहिल की।
ये वाला सीक्वेंस ले लेते हैं ATCGGA, ये सीक्वेंस है। अब ये सीक्वेंस इसके 11th क्रोमोसोम के ऊपर राहिल के ये मान लेते हैं 3000 टाइम रिपीट हुआ है इन द जंक डीएनए। यही सेम सीक्वेंस मैंने तारीख का डीएनए लिया, 11वां ही क्रोमोसोम लिया और वहां पे देखा कि ये जो सीक्वेंस है, दिस सीक्वेंस इज रिपीटेड ओनली 30 टाइम्स, नॉट 3000 टाइम्स। ठीक है। उसके बाद में आदित्य है, आदित्य को बेटा हमने उसका 11th क्रोमोसोम लिया और ये सीक्वेंस देखा कि उसमें कितनी बार रिपीट होता है, तो उसमें देखने को मिलता है कि उसमें लगभग बेटा 1570 टाइम्स ये चीज जो है वो ये सीक्वेंस रिपीट हुआ है। बेटा ये तो रिपीट हो रहा है, ये बार बार एक के बाद रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसको मैं टेंडम रिपीट कहता हूँ। क्या कहता हूँ उसको मैं? टेंडम रिपीट, बिकॉज इट इज रिपीटेड मेनी टाइम, इसलिए इसको टेंडम रिपीट करना। बट क्या ये सारे इंसानों में एक ही नंबर पे रिपीट करता है क्या? नहीं। राहिल में ये 3000 टाइम रिपीट हुआ, तारिक में बेटा 30 टाइम रिपीट हुआ और बेटा आदित्य में ये 1570 टाइम रिपीट होता है। यहाँ पे वेरिएबल नंबर आता है, आपको दिखता है। हेलो, वर्ड समझ में आया क्या? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। यस, हर इंडिविजुअल में सेम सीक्वेंस रिपीट हो रहा है। यस, रिपीट हो रहा है सर। बट क्या वो उतनी ही बार रिपीट हो रहा है? नहीं सर, अलग अलग। ये बात तो यहाँ डिफरेंस है। हाँ सर, डिफरेंस यहाँ पे क्लियर है क्या रे? यस सर। तो ये VNTR आते कहाँ से हमारे अंदर के? हमारे पेरेंट्स से आते हैं भाई, पेरेंट्स से आते हैं। समझ में नहीं आया सर? उनमें तो अलग होगा ना? हाँ हाँ, अलग होगा, तो मैं समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि VNTRs ऑफ अ पर्सन आर इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। VNTR है ना, सो इसीलिए है ना, तो इनको ही हम लोग रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं, रेफर टू एज रिपीटेटिव डीएनए। अब ये वाला पॉइंट मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा आपको। सर पेरेंट्स से हमारे अंदर कैसे आता है, दैट वी हैव, वो तो आपको पता है कैसे आता है। ठीक है, बट VNTR का क्या मतलब है? क्या फिर हमारे VNTR हमारे पेरेंट्स से बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं? ठीक है, यस होते हैं। ठीक है, टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट राइट नाउ आई विल यूज अ पेन एंड पेपर। मतलब यहाँ पे नीचे आता हूँ मैं और मैं यहाँ पे इस चीज को यूज करता हूँ। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। एक बच्चा है, ठीक है, ये एक बच्चा है ना, उसका डीएनए 11th वाला क्रोमोसोम मैंने आइसोलेट कर लिया। ठीक है, अब ये जो उसका 11th क्रोमोसोम है, ये एक्चुअली उसके फादर से उसमें आया, तो ये है पैटर्नल क्रोमोसोम। बट क्या उसमें सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है क्या 11th नंबर का? तो आप बोलोगे नहीं सर, क्यों रे? क्योंकि सिर्फ पेयर में प्रेजेंट होते हैं ना। अच्छा, तो उसमें और एक 11th क्रोमोसोम है, वो कहाँ से आया? सर उसके मदर से आया, मैटरनल है। ओहो, तो आप देखोगे कि ये सीक्वेंस जो हमने ऊपर बोला था, वो सीक्वेंस इसके 11th क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है और यहाँ पे वो रिपीट हुआ है, मान लेते हैं 3000 टाइम, 300 टाइम रिपीट हुआ है। जो टेंडम रिपीट है VNTR, उस सीक्वेंस का आपको है ना 300 बार देखने को मिलता है। जो मदर से आया है उसके ऊपर यही जो सेम सीक्वेंस है वो 2500 टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, लेट्स सी अभी इसके फादर और मदर को देखते हैं। तो इसके फादर का 11th क्रोमोसोम हम ले लेते हैं, है ना। अब ये फादर जो है ये भी इंसान है, तो इसमें भी बेटा पैटर्नल क्रोमोसोम है, मैटरनल क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे जब स्टडी करोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये वाला जो फादर है, फादर के 11th क्रोमोसोम के ऊपर ये सीक्वेंस दो बार है ना, यहाँ पे जो सेम सीक्वेंस है वो एक जगह पे बेटा 300 टाइम रिपीट हुआ है और दूसरी जगह पे ओनली 150 टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, अब उसकी जो मदर है उसके अगर हम लोग 11th क्रोमोसोम को आइसोलेट करते हैं ना, ठीक है, उसके भी क्रोमोसोम बेटा पैटर्नल और मैटरनल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे वही सेम सीक्वेंस, रिपीटेटिव सीक्वेंस ऑन द 11th क्रोमोसोम ऑफ 11th क्रोमोसोम ऑफ मदर इज एक्चुअली रिपीटेड, एंड इट इज रिपीटेड यहाँ पे बेटा वो लगभग ओनली 390 टाइम्स रिपीट हुआ है और इस क्रोमोसोम पे बेटा वो 2500 टाइम रिपीट हुआ है। आपको अभी समझ में आ जाएगा कि यही दो कपल जो है ये इसके ही माँ बाप है। हेलो, कैन यू टेल? यस सर। क्या बेटा ये जो बच्चा है जो हम लोग क्वेश्चन मार्क में रखे हुए, क्या ये इन्हीं का बच्चा है? तो आंसर है यस सर,
कैसे पता चला रे? हाउ यू नो इट? हाउ यू नो इट? सर देखो ना, उसके एक फादर के एक पैटर्नल क्रोमोसोम पे, तो इसका प्रोफाइल कैसा बनेगा सर? इसका प्रोफाइल 300 150 वाला बनेगा। इनका प्रोफाइल कैसा बनेगा सर? इनका प्रोफाइल, मदर का प्रोफाइल 390 2500 वाला बनेगा। बट वैसा ही प्रोफाइल बच्चे का बनेगा क्या? कभी नहीं सर, कभी नहीं। बच्चे में जो प्रोफाइल आएगा वो 300 एंड 2500 आएगा। तो हर एक का प्रोफाइल अलग अलग है ना? हेलो, सेम है क्या? अरे No, बेटा, sir. सेम तो नहीं है। मतलब हर एक का यूनिक कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, बट फिर भी ये भी पता चल रहा है कि ये जो बच्चा है, ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट जो बना, अभी देखो बायोलॉजिकल टर्म में बात कर रहा हूँ, ये जाइगोट बना, ये जाइगोट तभी बना जब स्पर्म ने ये वाला क्रोमोसोम लाया और एक सेल ने ये वाला क्रोमोसोम लाया, तभी बना। हेलो, है ना? नाउ इट शुड बी क्लियर टू ऑल, वेरी क्लियर टू ऑल। हेलो, अरे Yes, sir. पूछो, नहीं आया पूछ लो, क्योंकि बाद में फिर वो है ना, नहीं। सो तो ये बेसिक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको ये क्लियर हो गया ना, तो आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझने से कोई नहीं रोक सकता। यू गॉट इट, यू एग्जैक्टली गॉट इट। मतलब मैंने केस सॉल्व करके दिखाया कि ये बच्चा क्या इन्हीं का है। हाँ, इन्हीं का ही है। कैसे पता चला मुझे? पता चल गया, डीएनए प्रोफाइलिंग से पता चल गया, है ना? तो एक डिस्प्यूट हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई दूसरे लोग आएंगे, बोलेंगे ना ना ये हमारा बच्चा है, चलो डीएनए आइसोलेट करके देख लेते हैं, दूध का दूध, पानी का पानी, है ना? हेलो, so that is what the point we have to understand here, कि how we can है ना अरेंज द डीएनए। अब तो मैंने सिर्फ 11वां क्रोमोसोम बोला, क्या हमारे अंदर सिर्फ 11वां क्रोमोसोम होता है क्या? क्यों रे भाई? नहीं, 23 क्रोमोसोम है यार। उनको अरेंज करोगे तो एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी बनेगी किसी भी इंसान की, क्योंकि सब में वही सेम सीक्वेंस का रिपीटेटिव सीक्वेंस एक जैसा नहीं है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द वे वी डू इट, दैट इज व्हाट द वे वी डू इट। हेलो, तो अब यहाँ पे आते हैं कुछ बहुत ही डिफिकल्ट टर्म को समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपको समझाया कि VNTR ऑफ ए पर्सन आर इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स VNTR। हेलो, है ना? पेरेंट्स के VNTR से आते हैं, हमारे अपने आप नहीं तैयार हो जाते, isn't it? Now, यहाँ पे वर्ड दिया है द कॉपी नंबर। कॉपी नंबर, ये शब्द को समझना। तो कॉपी नंबर ऑफ रिपीट्स, अभी रिपीट्स मतलब रिपीट्स होते हैं, उसके कितने कॉपी नंबर आ सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। वराइज फ्रॉम क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम। अब मैंने सिर्फ 11वां क्रोमोसोम लिया, बट हेलो, एक दो 11वें क्रोमोसोम पे भी सेम नहीं बताया मैंने, आप देख सकते हो। देखो, आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, ये भी 11th क्रोमोसोम है, ये भी 11th क्रोमोसोम है, फिर भी एक ही क्रोमोसोम के ऊपर ये यहाँ पे 300 टाइम है, यहाँ 2500 टाइम है। तो ये जो रिपीट्स है, ये जो कॉपी नंबर है, कॉपी नंबर, ये 300 कॉपीज है, ये 2500 कॉपीज है, यहाँ पे 150 कॉपीज है, यहाँ पे 390। तो कॉपी नंबर बेटा क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम वेरी करता है। हेलो, इट्स सिंपल, है ना? वेरी करता है भाई, हाँ वेरी करता है सर, डेफिनेटली करता है, मान गए। The size of the VNTR varies in size from the 0.1 to 20 किलो बेस पेयर। अब ये बहुत छोटा भी सीक्वेंस है जो बार बार रिपीट होता है, ACA अरे यार ACA क्या है सर? दो ही सीक्वेंस रिपीट हो रहे हैं। अच्छा, इतना भी छोटा हो सकता है? हो सकता है सर, बट उसको हम कंसिडर नहीं करते। तो कितना होना चाहिए? कम से कम 1000 वाला तो होना चाहिए, 100 तो होने चाहिए, 100 बेस पेयर तो होने चाहिए जो रिपीट हो तो पता चले। तो बहुत बड़े भी होते हैं, हाँ 20 किलो बेस पेयर्स। किलो बेस पेयर्स मतलब क्या सर? देखो 1000 बेसेस इज इक्वल टू 1 किलो बेस पेयर्स। हेलो, है ना? तो 100 बेसिस का भी रिपीटेशन आपको दिखता है तो भी बेटा हम उसको कंसिडर करना शुरू करते हैं। उनको ही हम लोग वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स कहते हैं। नाउ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस। हमें डिफरेंसेस पता लगाने हैं इन सम स्पेसिफिक रीजन्स इन डीएनए। तो एक्चुअली ये सीक्वेंसेस कहाँ मिलेंगे? क्या हम पूरे क्रोमोसोम को छान मारे क्या? यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है। सो सीक्वेंसेस कॉल्ड एज द रिपीटेटिव डीएनए। तो हम सिर्फ रिपीटेटिव डीएनए को ही देखते हैं। आपके कोडिंग सीक्वेंसेस में डिफरेंस है नहीं, सबके डीएनए कोडिंग सीक्वेंस एक जैसे हैं, जीन्स एक जैसे हैं, तभी तो हम एक ह्यूमन बीइंग है।
तो बेटा ये जो भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होगी, क्या बेटा वो 2% में होगी क्या कभी? हेलो, 2% में होगी क्या? जो आपका एक्सप्रेस होता है वो प्रोटीन बनता है वो उसमें नहीं करते। तो फिर कहाँ करते हैं सर? अरे उसमें करते हैं जहां पे रिपीटेटिव डीएनए है। सर रिपीटेटिव डीएनए कहाँ है? अरे तुम्हारे जंक डीएनए में रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है ना। अच्छा सर, मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम जंक डीएनए को यूज करते हैं, ऐसा डायरेक्टली बोलो ना। एनसीईआरटी ऐसा डायरेक्टली नहीं बोलती, पर हमें समझना है। हेलो, नाउ these repetitive DNA are separated from the bulk genomic DNA. अब bulk genomic DNA मतलब entire genome as a different peaks during the density gradient centrifugation. हम क्या करते हैं? पूरा डीएनए आइसोलेट करते हैं, उसके टुकड़े करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आइसोलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम आइसोलेट करते बेटा, यहाँ ध्यान से देखना, अब बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से चीजों को समझना बच्चों। देखो ना, ये आपका पूरा डीएनए है ना। अब ये जो एंटायर डीएनए आपको दिखाई देता है, इसमें कुछ पोर्शन जो है काम के हैं, एक्सॉन से, कुछ पोर्शन है बल्क डीएनए। बल्क डीएनए जो कोडिंग है वो ठीक है, बल्क डीएनए। अभी जो बल्क डीएनए है, इसके टुकड़े करोगे तो आपको देखने को मिलेगा ये बहुत बड़ा, इसका ये तो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस भी नहीं है, ऐसे ही है। बट आपको देखने को मिलेगा अच्छा यहाँ पे रिपीटेटिव सीक्वेंस है, छोटे छोटे रिपीटेटिव सीक्वेंस है, बड़े बड़े रिपीटेटिव सीक्वेंस है, ऐसे। अगर आपने इनको सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल करके घुमाया तो ये वाला डीएनए है, ये इसका बहुत बड़ा बैंड आपको मिलेगा। बट ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो इनके छोटे छोटे बैंड्स आपको, पिक्स आपको देखने को मिलेंगे, ये है या ये है या ये है। ठीक है, इस तरह से। बट ये टोटल बेटा 98% डीएनए का ही हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगेशन किया। ठीक है, तो जब आप सेंट्रीफ्यूगेशन करते हो तो आपको ऐसा बहुत बड़ा फ्रैगमेंट मिलेगा जिसको हम यूज नहीं करेंगे। हम यूज करेंगे इन छोटे छोटे बैंड्स को, इन छोटे छोटे पिक्स को। इसमें क्या है? इनमें वो रिपीटेटिव सीक्वेंस है जो हमारे काम के। हेलो, इज इट क्लियर? ये Yes. पूरा हमारे हमारे जीनोम को रिप्रेजेंट करने वाला लाइन है। ठीक है, ये काम के सीक्वेंसेस है, चलो वो कर दिया अलग। अब बचता है नॉन, जो भी 98% है, उसमें आता है बहुत सारा ऐसा डीएनए ना जिसमें रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है ज्यादा। ठीक है, बट रिपीटेटिव सीक्वेंसेस क्योंकि नंबर वेरी करते हैं, तो बड़े बड़े भी रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है और छोटे छोटे भी रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है, तो वो ऐसे छोटे बड़े पिक्स आपको यहाँ पे बनाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है ना, आप देखते हो यार, इसको बोलते अर्थ। ठीक है, और उसके बाजू में छोटा सा बेटा चांद है, चांद को ही हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। करेक्ट है, कहते कि नहीं कहते? ठीक है, तो वैसा ही है, ये बल्क डीएनए जो है ये तो अच्छा ठीक है बल्क है, तो ये छोटे छोटे क्या है फिर सर? इनको सैटेलाइट बोलते हैं। ये है सारे सैटेलाइट्स। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे पिक दिखा रहा है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। हेलो, कैसे आया ये कोडिंग टर्म्स? ठीक है, नाउ इफ यू हैव गॉट दिस, जस्ट रीड इट केयरफुली। क्या क्या कहता है देखो। The repetitive DNAs are separated from the bulk genomic DNA. Bulk मतलब जो 98% नॉन कोडिंग है उसका, as a different peaks during the density gradient centrifugation. The bulk DNA forms a major peak, दिखाई दे रहा मुझे, major peak बनता है, and the other small peaks are referred to as satellite DNA. Hello, is it clear? ठीक है, उनको हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। ना ये जो सैटेलाइट डीएनए होते हैं उनको हम नाम देते हैं, कुछ को हम माइक्रो सैटेलाइट बोलते हैं, किसी को हम मिनी सैटेलाइट बोलते हैं। सर ये क्या है? ये कैसे डिफर किया जाएगा? डिपेंडिंग ऑन द बेस कंपोजिशन। अगर वो 80 रीच है कि जीसी रीच है, उनके लेंथ ऑफ सेगमेंट कितना है, बड़ा है छोटा है, नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स कितने हैं, कितनी बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, The satellite DNA is classified into many categories. Many categories मतलब और भी बहुत सारे सैटेलाइट के टाइप होते हैं। ठीक है, नाउ माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, ये हम लोग बोलते हैं। क्या आपको यहाँ तक क्लियर है?
क्या आपको यहाँ तक क्लियर है बच्चों? हेलो, Yes, sir. ओके। नाउ मैंने यहाँ पे, आप लिख लो, नोट इट डाउन, मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट के बीच में क्या डिफरेंस है ये लिखा हुआ है। मिनी सैटेलाइट जो होते हैं, आपको लिखना है, यू हैव टू राइट इट डाउन। मिनी सैटेलाइट जो होते हैं उनकी लेंथ जो होती है वो 10 to 100 बेस पेयर्स होती है, मतलब रिपीटेटिव यूनिट, 100 बेस पेयर वाला यूनिट बार बार रिपीट होगा। बट जिसको माइक्रो सैटेलाइट कहते हैं उनमें होता है बेटा 1 to 9 बेस पेयर, मतलब बहुत छोटा होता है, छोटा सा चीज जो रिपीट होगा। तो मिनी इज लार्जर एंड माइक्रो इज स्मॉलर, इतना तो पहले समझ लो, मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट, इतना क्लियर है। दूसरा, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी लेंथ के ऊपर डिफरेंशिएट कर सकते ये बोला है, इसलिए मैंने ये पॉइंट निकाल के रखा हुआ है। अच्छा, लेंथ वाला, ठीक है, लेंथ वाला ले लिया। दूसरा एक मुद्दा है जो बोलती है कि या तो वो एटी रीच होते हैं या जीसी रीच होते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है तो जो मिनी सैटेलाइट होते हैं बेटा वो जीसी रीच होते हैं, उनमें जीसी रिपीट जो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। बट जो माइक्रो सैटेलाइट होते हैं बेटा वो एटी रीच होते हैं, दे आर एटी रीच, ठीक है। क्यों होते हैं इसके फंडे में मत जाना, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आंसर है। रीच इन जीसी एंड रीच इन एटी, ठीक है, ये फर्क है मिनी और माइक्रो। जब हम लोग ये देखते हैं तो इनको हम लोग एक्चुअली वीएनटीआर कहते हैं, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। मिनी सैटेलाइट्स को ही हम लोग बेटा वीएनटीआर एक्चुअली कहते हैं। सर फिर माइक्रो सैटेलाइट्स को क्या कहते हैं? अरे माइक्रो सैटेलाइट्स को हम लोग एसएसआर या एसटीआर कहते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसको बोलते हैं शॉर्ट टेंडम रिपीट। एक्चुअली वो भी वेरिएबल नंबर ही है, बट उनको डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, इनको हम लोग शॉर्ट टेंडम रिपीट कहते हैं। तो आज जो हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं बच्चों, आज जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम लोग करते हैं, इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को करने के लिए हम लोग ये एक्चुअली इनको यूज करते हैं, क्योंकि इतना हम लोगों ने टेक्नोलॉजी डेवलप करी है। पहले हम लोग इनको ही यूज करते थे, वीएनटीआर को। क्या बेटा यहाँ तक आपको क्लियर है? मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, हेलो, Yes, sir. ओके। नाउ आते हैं यहाँ पे बेटा, तो बात ही हो गई खत्म। The sequence normally do not code for any proteins. ये किसी प्रोटीन को कोड नहीं करते, but they form a large portion of the human genome. ठीक है, बहुत ज्यादा पोर्शन में ये है। The sequences show high degree of polymorphism. बहुत वेरिएशन बेटा इसमें देखने को मिलेगा। And form of the basis for the DNA fingerprinting. इतने वेरिएबल नंबर्स आपको देखने को मिलते हैं, तो इसी के ऊपर हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काम करता है। सिंस, और ये सिर्फ 0.1% डीएनए के बारे में बात हो रही है, 0.1% डिफरेंस। सिंस डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू सच एज ब्लड, हेयर फॉलिकल, स्किन, बोन्स, ये देखो फॉसिल्स में बोन्स, सलाइवा, स्पर्म, हम हर किसी चीज से बेटा डीएनए आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है, और उसको एज ए फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सैंपल यूज करते हैं, ठीक है। From an individual show the same degree of polymorphism. और आप अगर बॉडी के किसी भी सेल से अगर डीएनए आइसोलेट करोगे, तो वो एक इंसान के बॉडी से कहीं से भी आप डीएनए आइसोलेट करो बेटा, सब में एक ही प्रकार का आपको प्रोफाइल बनते हुए दिखाई देगा। इसीलिए दे बिकम वेरी यूजफुल आइडेंटिफिकेशन टूल इन फोरेंसिक एप्लीकेशन, ठीक है। तो जैसे हमने आधार कार्ड बनाया, वैसे ही बेटा इन फ्यूचर डेफिनेटली आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है, कि सबका एक जेनेटिक प्रोफाइल कार्ड बनेगा, जिसमें जो भी बेटा बार कोड्स रहेंगे उसको रीड किया जाएगा, तो आपकी पूरी जेनेटिक प्रोफाइल निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो जो भी मिसिंग डेड बॉडीज होती है या मिसिंग कुछ भी होता है या कहीं पे एक्सीडेंटल होते हैं, नेचुरल कैलामिटीज, बॉडी पार्ट्स ही मिल जाते हैं, तो कौन से इंसान की है बॉडी पार्ट्स, ठीक है, ये पता लगाने में हमें मदद मिल सकती है, क्योंकि डेटाबेस हम लोग फिक्स कर देंगे कि हाँ भैया ये इंसान है, इसका प्रोफाइल ये है। अब जब भी बेटा कोई भी चीज मिसिंग पार्ट या जो कुछ भी मिलता है, तो उसके हिसाब से फिर हम टैली करेंगे, पता चलेगा कि इसका एड्रेस ये है, इसके रिलेटिव्स ये है, ये बंदा है, दैट वी कैन डू। हेलो, isn't it?
इजंट इट? ठीक है, तो ये बन जाएगा यूजफुल आइडेंटिफिकेशन टूल। अब इसके फायदे और है क्या सर? मरने के बाद ही फायदा होगा क्या? नहीं, जिंदा रह के भी फायदा है। ठीक है, देखो हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, हमें ब्लड ग्रुप चाहिए होते हैं, तो यार जिस है ना, अब ये अगर पूरा जेनेटिक प्रोफाइल सबको पता है तो सबके ब्लड है ना, ब्लड ग्रुप सबको पता हो गया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के लिए कौन लोग तैयार है। ठीक है, है ना, वो मैच करता है नहीं करता है, किसमें कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर की पॉसिबिलिटीज है, सारी चीजें बेटा हमें पता चलने लगेगी। वी है ना, विल नो एवरीथिंग नाउ as the polymorphisms are inheritable from parents to children. So DNA fingerprinting is the basis of the paternity testing in case of the dispute. तो इसका सबसे बड़ा जो फायदा होता है, ये खास करके डिस्प्यूट होता है इन द हॉस्पिटल्स। बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां पे बहुत बार होता है बेबीज में स्वैपिंग। बेबीज में स्वैपिंग होता है, इसका मतलब है कि कभी कभी गलती से, क्योंकि बेबीज बहुत सारे एक जैसे दिखते हैं, तो नर्सेस को कभी कभी पहचान नहीं पाती। ठीक है, तो उस समय ये हो सकता है कि स्वैपिंग हो जाए, और थोड़ा सा भी पेरेंट्स को लगे कि ये तो यार अलग ही दिख रहा है। ठीक है, तो डिस्प्यूट हो सकता है, सो उसको सॉल्व रिजॉल्व किया जा सकता है बाय दिस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हेलो, इज इट क्लियर टू यू? अब आखिरी चीज बची यार इसमें, वो क्या है कि ये करते कैसे है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते कैसे है? बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। पहला काम है कलेक्शन ऑफ सैंपल्स। पहले सैंपल को कलेक्ट करो, स्किन होगा, हेयर फॉलिकल होंगे, बोन होंगे, ब्लड होंगे, जो भी सैंपल है वो कलेक्ट करो। उसके बाद उस सैंपल में से डीएनए निकाल लो, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे तो वही मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट निकल आएंगे बाहर। ठीक है, अब उनको ही एक्चुअली टेस्ट करना है ना। जो डीएनए मिला है, द डीएनए इज अ डाइजेस्टेड। अब ये वाला पोर्शन बहुत अच्छे से समझना है। द डीएनए इज अ डाइजेस्टेड मतलब कट इनटू यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस यूज करके बेटा उसे कट करना है टू प्रोड्यूस स्मॉल फ्रैगमेंट्स। टू प्रोड्यूस स्मॉल फ्रैगमेंट्स, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े बनाओ। DNA fragments of different length produced by the REN restriction endonuclease जब भी डीएनए को तोड़ेगा तो कभी भी एक साइज के फ्रैगमेंट्स नहीं बनाएगा, डीएनए के अलग अलग लेंथ बनेंगे, फ्रैगमेंट्स बनेंगे। इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, RFLP कहते हैं। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, देखो मैं अगर किसी भी डीएनए को लेता हूँ, कोई भी डीएनए लिया, मिनी सैटेलाइट उठा लिया, जो भी लिया, अब ये डीएनए है यार यहाँ से यहाँ तक का। इसको अगर मैंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट किया, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को ही तोड़ता है। तो वो क्या करेगा, मान लो यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे एक कट कर देगा, यहाँ पे एक कट करेगा, यहाँ पे एक कट करेगा, इस तरह से कट करेगा। तो आपको फ्रैगमेंट्स मिलेंगे। अब ये फ्रैगमेंट्स को आप देखोगे तो ये वाला फ्रैगमेंट जो है, दिस वन इज स्मॉलेस्ट, ये छोटा सा फ्रैगमेंट है। ये जो है ये सेकंड है, तो मैं ये सेकंड है, ये फर्स्ट है साइज वाइज, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो मैंने ये नंबरिंग कैसे दी है, बाय द लेंथ साइज। तो फ्रैगमेंट्स एक जैसे है नहीं, है ना, सेकंड वाला थोड़ा बड़ा है, थर्ड वाला उससे भी बड़ा है, फोर्थ वाला उससे भी थोड़ा सा बड़ा है, और फिफ्थ वाला तो बहुत बड़ा है। तो इस तरह से बेटा हमें जो फ्रैगमेंट्स मिले हैं, किसकी वजह से मिले हैं, रेस्ट्रिक्शन की वजह से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इसीलिए ये फ्रैगमेंट्स को मैं रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स कहता हूँ। क्या कहता हूँ बेटा मैं, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स। ठीक है, बट है ना, अब इन फ्रैगमेंट्स की लेंथ अगर देखोगे तो लेंथ एक जैसी है क्या? तो रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ में वेरिएशन है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, अलग अलग लेंथ होती है। तो ये पूरा वर्ड बन जाता है बेटा RFLP, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। इज इट क्लियर? हेलो,
इज इट क्लियर? रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म क्लियर है? तो ये जो रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ये जो चीज देखने को मिल रही है, इसमें मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे, तो अभी तो 9-6 हुआ है, बराबर है ना, और ये मुझे नहीं लगता कि आप घर बैठे समझ सकते हो, और फिर भी मुझे दिख रहा है कि आउट ऑफ 29 the 9 is gone. What shall I do? I have to stop the recording. हेलो, है ना, बराबर है ना? कोई ऐसा दुनिया में ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है? क्यों भाई, एग्री हो? ऐसा कर देते, रोक देते रिकॉर्डिंग, रोक देते, आप लोग पढ़ लो, बाकी जिसको जाना है जाए, है ना? That's let's do it. The people must understand the things. छोड़ो यार, ठीक है। So restriction fragments length polymorphism. अब यहाँ पे यार देखो, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है इसका मतलब? बड़ा ही सिंपल है यार, कोई इसका कोई ये नहीं है। रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ही ये है कि हमें डीएनए के अलग अलग टुकड़े मिलते हैं। अब बड़ा ध्यान से सुनो कि यार सर ये टुकड़े मिले तो इसका क्या फायदा है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस ऑल दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्रैगमेंट्स? इससे क्या बेनिफिट होगा, चलो मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मल है, बहुत ही सिंपल है बच्चों। आपको सबसे पहली ये चीज पता होनी चाहिए कि डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल। हेलो, है ना? डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। हाँ सर, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, बराबर, ठीक है। अगर आप लोगों ने एक ऐसा, है ना, एगारो जेल का, है ना, एक ऐसा बेटा ब्लॉक बना दिया जिसमें अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं, ठीक है, और एक साइड में यहाँ पे बना दिया एक वेल, वेल मतलब एक ऐसा डिप्रेशन, और ये जो भी डीएनए के फ्रैगमेंट्स हमने बनाए हैं, ये सारे फ्रैगमेंट जो है अगर हम लोग इस वेल में डाल दे, ठीक है, और यहाँ पे एक लगाते हैं रॉड, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड, ये जो इलेक्ट्रोड है बेटा, ये निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने यहाँ पे एक बफर सॉल्यूशन डाला हुआ है इस फ्लास्क में, और ये अरेंजमेंट रख दिया बेटा। अब ये पूरा सर्किट हम लोग क्लोज कर देंगे, मतलब अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे तैयार हो गया। नाउ जो डीएनए यहाँ पे है बच्चों इस वेल में, अब आपको 100% पता है कि डीएनए इज द नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। हेलो, इजंट इट? यस, डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। अगर डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है तो क्या होगा सर इसका? If DNA is a negatively charged, तो what will happen? The DNA will, यहाँ पे आपको नोटिस करना है बच्चों, यहाँ पे नोटिस करना है कि DNA will move to this direction, वो इधर मूव करने की कोशिश करेगा। In the electric field, because DNA is negatively charged, it will move toward the positively charged electrode, और वो कौन सा इलेक्ट्रोड होता है भाई? एनोड या कैथोड? एनोड। ये कौन है? ये एनोड है। So DNA will always move toward the anode. Hello, is it clear? I am correct or not? DNA Yes. will move toward the anode. Anode is a positively charged electrode. Anion is a negatively charged. Correct है क्या? हाँ. Anion is a negatively charged ion. Ion को anion, which moves toward the anode, is an anion. That is what the point you have to understand. You know. So basically anode और कैथोड, तो कैथोड की तरफ ही उसको लोड करो, और जब होता है बेटा डीएनए विल मूव, बट क्या होगा? देखो, डीएनए जब मूवमेंट करना चाहेगा ना तो बड़ी मजेदार बात होती है, क्योंकि वो एक ऐसे जेल में से भाग रहा है। जेल है ना, ये जेली सब्सटेंस है, एगारो जेल बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इस एगारो जेल में से वो दौड़ने की कोशिश कर रहा है, रन करने की, फ्रॉम दिस है ना टूवर्ड द, क्योंकि उसको खींचा ही जा रहा है। प्रॉब्लम क्या होता है? फ्रैगमेंट्स की लेंथ। अब जो सबसे बड़ा फ्रैगमेंट है वो मूव करना तो चाहता है, बट यहीं कहीं आकर के अटक जाता है, तो इसके बैंड्स आपको यहाँ मिलेंगे। 5वें नंबर वाला, 4th नंबर वाला यहाँ तक आके अटक जाएगा, 3rd नंबर वाला यहाँ तक आके अटक जाएंगे, ठीक है, 2nd नंबर वाला यहाँ तक आ जाएगा, 1st नंबर वाला यहाँ तक आ जाएगा। तो यू विल गेट अ पर्टिकुलर बैंड ऑफ दैट डीएनए फ्रैगमेंट्स ऑन दैट जेल, isn't it? Hello, समझ लो, ठीक है। जब जब बेटा यही मैं एंजाइम यूज करूंगा, है ना, और यही डीएनए यूज करूंगा, तो मुझे यही बैंड मिलेगा ऑलवेज।
always I get the same type of the band on that gel. That is what the point. ठीक है, यही हमें, इसे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं. एंड ऑन दैट बेसिस इलेक्ट्रोफोरेसिस करने पे मुझे ये जो फ्रैगमेंट्स है वो सेपरेट करने को मिलेंगे. आप बोलोगे सर ये दिखेंगे क्या, मेरे को दिखता है क्या ये बैंड्स? मैं बोलता हूँ यस दिखता है बेटा. कैसे दिखेगा सर? इसमें इथिडियम ब्रोमाइड डालो, इसके ऊपर इथिडियम ब्रोमाइड इनमें डाल के रखोगे ना, इथिडियम ब्रोमाइड, ये हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे. इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज डालोगे तो ये चमकेंगे, ऑरेंज कलर के दिखाई देते हैं बैंड्स. आप लोग देखो यार, मतलब फोटोग्राफ दिखते हैं अभी. ठीक है, तो इस तरह से जेल के ऊपर, एगारो जेल के ऊपर हम डीएनए के फ्रैगमेंट्स को देख सकते हैं. वी कैन. तो पहले तो आरएफएलपी करो. आरएफएलपी करने के बाद में इलेक्ट्रोफोरेसिस करने का है. इलेक्ट्रोफोरेसिस करने से जो फ्रैगमेंट्स है वो सेपरेट हो जाते हैं, सारे फ्रैगमेंट सेपरेट हो जाते हैं. Isn't it? ठीक है, अब ये जो फ्रैगमेंट, सेपरेटेड फ्रैगमेंट्स है, इनका अगर आप अल्कली ट्रीटमेंट करते हो, ठीक है, ये जितने भी फ्रैगमेंट्स है बेटा, अगर हम इनका भी, है ना, ये देखो, ये आपको समझना है, ये तो जितने भी डीएनए फ्रैगमेंट्स है सारे डबल स्ट्रैंडेड है. ठीक है, जो कि एगारो जेल के ऊपर चिपके हुए हैं. ये एगारो जेल है, उसके ऊपर बेटा ये चिपके हुए हैं. ठीक है, अब अल्ट्रावायलेट रेज डालो तो ही दिखते हैं, नहीं तो नहीं दिखते. बट प्रॉब्लम ये है कि एगारो जेल ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, सड़ जाएगा. अब तुम कोर्ट में क्या सबूत दिखाओगे? कोर्ट में दिखाना पड़ेगा ना, सैंपल दिखाना पड़ेगा, देखो भैया हमने किया था, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रिपोर्ट है, देखो. अरे सर ऐसा है क्या? हाउ यू विल सजेस्ट, हाउ यू विल गिव, हाउ द प्रूफ? ना, इसके लिए हमें इसको प्रिजर्व करना पड़ेगा और अच्छे से भी देखना पड़ेगा. तो यहाँ पे आपको नोटिस करना है, हम लोग इसका अल्कली ट्रीटमेंट करते हैं. एगारो जेल में जो डीएनए है उनका हम अल्कली ट्रीटमेंट करते हैं. अल्कली ट्रीटमेंट से डीनेचरेशन होता है, मतलब डीएनए के डबल स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो एगारो जेल के ऊपर बेटा जो डीएनए है, अब आपके सामने जो भी डीएनए है बेटा, वो सारे के सारे सिंगल स्ट्रैंडेड है. हेलो, ये सारे सिंगल स्ट्रैंडेड है. ठीक है, क्या सर अभी भी अल्ट्रावायलेट रेज डालने से ये दिखाई देंगे? हाँ दिखेंगे, अल्ट्रावायलेट रेज डालोगे तो दिखाई देंगे. बट यार अल्ट्रावायलेट रेज लैब में यूज करते हो, बाहर थोड़ी. ठीक है, सबको दिखाना है तो कैसे दिखाओगे? सर कुछ ना कुछ तो अलग तरीका यूज करना पड़ेगा. बिल्कुल करना पड़ेगा. अब ये वीएनटीआर का क्या रोल है सर फ्रीजर? ठीक है, वीएनटीआर का रोल आपको आता है. अब आपको पता करना है कि क्या वो पर्टिकुलर सीक्वेंस इन बैंड्स में प्रेजेंट है कि नहीं है. जो आप सीक्वेंस ढूंढना चाहते हो वो इन बैंड्स में प्रेजेंट है भी नहीं, ये हमें पता करना है. तो हम लोग क्या करते हैं, वीएनटीआर के प्रोब बना लेते हैं. वीएनटीआर प्रोब, अब ये क्या होता है? वीएनटीआर प्रोब का मतलब होता है एक सिंगल स्ट्रैंडेड बेटा हम डीएनए बनवा लेते हैं, जिसमें वो रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है. और उस वीएनटीआर को हम लोग, है ना, रेडियो लेबल कर देते हैं, रेडियो एक्टिव लेबल लगा देते हैं, ताकि हम इसको डिटेक्ट भी कर पाए. नाउ ये जो वीएनटीआर प्रोब्स होते हैं, ये जो डीएनए है इनके ऊपर डाल दो. अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री रहा, मतलब ये वाला सीक्वेंस जो डीएनए इन क्वेश्चन है और ये वाले सीक्वेंस जो कि वीएनटीआर का सीक्वेंस है, अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री रहा तो वहां पे हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन और ये सारे जाके वहां चिपक जाएंगे विद द, है ना, रेडियो एक्टिव लेबल फॉस्फोरस. ठीक है, अब ये जो रेडियो एक्टिव लेबल है फॉस्फोरस है, ठीक है, या तो इवन ट्रिशिएटेड थायमिडीन हम लोग यूज करते हैं, या तो कुछ अलग भी सब्सटेंसेस हम लोग यूज करते हैं. तो आपको दिख रहा है कि यार देखो, जहां पे डीएनए का फ्रैगमेंट है, नाउ अंडरस्टैंड दिस, ये आपने जेल बनवाया था, इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल, यहाँ पे आपने वेल बनवाया और यहाँ पे आपको फ्रैगमेंट्स थे जेल में, ये फ्रैगमेंट्स है. ठीक है सर, ये जेल में जो फ्रैगमेंट है, ये सारी प्रोसेस क्या हमने जेल के ऊपर करनी है? तो आंसर है नहीं, ये जेल के ऊपर नहीं करनी. पहले क्या करना है, थोड़ा नोटिस करो. हमें करना क्या होता है, ये जो जेल है ना, एगारो जेल, इसके ऊपर नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पेपर लगा दो. यहाँ पे एक पेपर आता है, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पेपर रख दो. ठीक है, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पेपर, इस मेम्ब्रेन पेपर के ऊपर बहुत सारा हेवी वेट रख दो. वेट
अब वो यहाँ पे प्रेस करेगा अगेंस्ट द जेल, और जैसे ही प्रेस करेगा डीएनए उसको चिपक जाएंगे। तो सेम जहां जहां पे बैंड बेटा उसके ऊपर है, तो मतलब ये जो बैंड आपको बेटा यहाँ पे ऑन एगारो जेल दिखाई दे रहे हैं, सेम बैंड आपको उस पेपर पे भी दिखाई देंगे, मतलब उस पे आ जाएंगे सेम टू सेम। यहाँ था तो यहाँ चिपक गया, यहाँ था तो यहाँ चिपक गया, यहाँ पर। हाँ, क्योंकि वो उसको होल्ड कर सकता है ना। इसको हम लोग सॉदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? ब्लॉटिंग कहते हैं, सॉदर्न ब्लॉटिंग। क्योंकि जेल जो है स्टेबल होता नहीं है, पेपर थोड़ा सा टफ होता है, वो स्टेबल होता है। पेपर है तो पेपर पे स्टेबल होता है। अब ये नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पेपर है, उनमें एब्जॉर्ब करने की बढ़िया पावर है, इसलिए उनको हमने यूज किया। तो सारे डीएनए बेटा हम लोग पेपर के ऊपर बाय सॉदर्न ब्लॉटिंग ले लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जैसे ही सॉदर्न ब्लॉटिंग हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये जो है ना जितने भी है उनको अल्कली से ट्रीट करो, सिंगल स्ट्रैंडेड बनेंगे तो वीएनटीआर प्रोब डाल दो। ठीक है, अब ये आपने वीएनटीआर प्रोब डाल दिया। अब इनके ऊपर हर जगह पे बेटा वीएनटीआर प्रोब चिपक चुके हैं। ठीक है, इसको वीएनटीआर प्रोब जाकर के बेटा अटैच हो चुके हैं। अब अभी भी आपको दिखाई थोड़ी दे रहे हैं। अब आपको क्या करना है, इस नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पेपर के ऊपर जो हम लोग फोटोग्राफिक फिल्म होती है ना, सिल्वर ब्रोमाइड वगैरह वाली, वो वाली सिल्वर ब्रोमाइड वाली पेपर रखो। अब उनमें क्या होता है, जहां जहां रेडियो एक्टिविटी दिखाई दे रही है वहां वहां पे बेटा आपको वहां पे आपको बेटा है ना व्हाइट पैच नजर आएगा, बाकी सारा ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जैसे फोटोग्राफिक फिल्म होती है, तो आपके पास फोटोग्राफिक फिल्म में भी वही प्रोफाइल जो कि जेल पे था वो पहले पेपर पे आया, पेपर से बेटा आपके उस है ना जो फोटोग्राफिक फिल्म है उसके ऊपर आ जाएगा। इस तरह से ये परमानेंटली बेटा आपके पास सेव हो जाएगा कि उस इंसान के डीएनए प्रोफाइल को हमने निकाला और सेव कर लिया। इज इट क्लियर टू ऑल? हेलो, अरे क्लियर Yes. है क्या? है ना। तो चलो यही चीजें पढ़ते हैं यहाँ पे। एनसीईआरटी ये सब बातें बोलती है, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है क्या बोल रहा है, the DNA fragments are separated according to their size and charge by electrophoresis। नेगेटिवली चार्ज है इसीलिए सेपरेट होगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर साइज वेरी करेगा, सबसे बड़ा फ्रैगमेंट पीछे रह जाएगा। ये पूरा टेक्निक हम बायोटेक्नोलॉजी में फिर से पढ़ने वाले हैं। नाउ मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस, the separated DNA fragments are transferred to the nitrocellulose or nylon membrane। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सॉदर्न ब्लॉटिंग। वो ले लो, उसको इतना दबाओ कि जो है ना, मतलब इवन आपने नूडल्स खरीद लिया ना, नूडल्स, और नूडल्स के ऊपर ऐसे जो प्लेट होती है उसको दबाओगे हाथ से तो नूडल्स बहुत सारे आपके हाथ को चिपक जाते हैं। अब यहाँ पे तो वो तो एब्जॉर्ब करने वाला ही पेपर है, तो सारा ही डीएनए खींच लेगा। द डीएनए फ्रैगमेंट्स डबल स्ट्रैंडेड is a split into single and a stranded by using alkaline chemicals। तो अल्कली ट्रीटमेंट करो, सिंगल स्ट्रैंड बन जाएंगे। जैसे डीएनए फ्रैगमेंट्स ऑन द मेम्ब्रेन आर हाइब्रिडाइज्ड विद द लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब्स। अब ये जो वीएनटीआर प्रोब्स है हम लोग यूज करेंगे, तो हमें ये वीएनटीआर जो प्रोब है, प्रोब कर रहा है मतलब वहां जो डीएनए में वीएनटीआर है उसको जाकर के पकड़ लेगा, उसको ही जाकर के कॉम्प्लीमेंट्री करेगा। तो हमें प्रॉपरली वीएनटीआर वैरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स उस बंदे के डीएनए में जहां जहां पे भी है वहां वहां पे बेटा वो बैंड आपको दिखाई देंगे। ठीक है, हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स आर डिटेक्टेड बाय ऑटो रेडियोग्राफी। है ना, हम ऑटो रेडियोग्राफी कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक बैंड पैटर्न इज ऑब्टेन्ड ऑन द एक्सरे शीट। तो एक्सरे शीट जो होता है सिल्वर ब्रोमाइड वगैरह वाला, ठीक है, उनके ऊपर बेटा हम लोग फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर अगर हम देखेंगे तो ऑटोमेटिकली है ना, अगर हम बस नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पेपर के ऊपर वो रख देना है, जहां जहां वीएनटीआर है वहां वहां बेटा वो है ना रेडियो एक्टिविटी काम करेगी और बैंड बनते हुए नजर आएगा। नाउ कंपेयरिंग दिस डीएनए फिंगरप्रिंट ऑफ सैंपल and that of the suspected person, it is possible to establish the identity of person। अब यहाँ पे हम लोग एक क्राइम सीन के बारे में सोचते हैं, we'll think about the crime scene, और बेटा उसका डीएनए सैंपलिंग करते हैं। लो हमने क्या किया, क्राइम सीन में हमें एक हेयर फॉलिकल मिला है। ठीक है, क्राइम सीन में हमें एक हेयर फॉलिकल मिला है, उसको हमने कंट्रोल करा। ये हेयर फॉलिकल हमने लिया, उसको बेटा इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल के ऊपर रन किया, तो हमें बेटा यहाँ पे एक बैंड मिला, यहाँ पे एक बैंड मिला, यहाँ एक बैंड मिला, यहाँ एक बैंड मिला। ठीक है, अब 4 लोग सस्पेक्ट है। ठीक है,
सस्पेक्ट एक नंबर 1, सस्पेक्ट नंबर 2, सस्पेक्ट नंबर 3 एंड सस्पेक्ट नंबर 4, 4 सस्पेक्ट है मेरे सामने। मैंने क्या किया, सबके बेटा डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लिए और उनकी डीएनए सैंपल्स को मैंने दूसरे 11 जेल के ऊपर रन किया। यहाँ पे एक वेल बनाया, यहाँ पे एक वेल बनाया, यहाँ पे एक वेल बनाया, यहाँ पे एक वेल बनाया और हर पर्सन का डीएनए हर एक वेल में डाल दिया, इलेक्ट्रोफोरेसिस किया। तो पहला पर्सन है, उसके जो बैंड मिले हैं ऐसे मिले हैं, ठीक है। दूसरा जो पर्सन है, तीसरा पर्सन है, इसका बैंड बेटा हमें ऐसे मिले हैं, ठीक है, इस तरह से। चौथा जो पर्सन है उसका बैंड हमें मिला है इस तरह से, मतलब सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज कर रहे हैं, सेम वीएनटीआर यूज कर रहे हैं, तब भी बेटा बैंड हमको अलग अलग मिल रहे हैं क्योंकि उनमें नंबर ऑफ रिपीट्स अलग है। अब ये जो सेकंड पर्सन है उसको मैच करोगे तो आपको दिखाई देगा बराबर यहाँ पे हमें मिला, ये बराबर बेटा यहाँ पे मिला, ये बराबर यहाँ पे मिला और ये एग्जैक्टली यहाँ पे मिला। तो आपको 100% पता चल रहा है ना। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको पता चल रहा है कि जो सेकंड पर्सन है ना, सेकंड पर्सन, हेलो, ये उसका ही हेयर फॉलिकल है, ये पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि जो बैंड पैटर्न आपको है ना हेयर फॉलिकल से मिला एट द क्राइम सीन, बिल्कुल बेटा उसके साथ मैच कर रहा है। The DNA profile of the second suspect is exactly matching with the sample which we have obtained in the crime scene. तो यहाँ पता चल गया, हेलो, isn't it clear है बेटा? क्लियर है क्या? हेलो, अरे क्लियर है नहीं है? आपको आवाज आ रही है? ओके। तो बच्चों यहाँ पे अब नोटिस करते हैं, लास्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है, देखो एप्लीकेशन क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। इट इज वेरी यूजफुल आइडेंटिफिकेशन टूल फॉर द फॉरेंसिक एप्लीकेशन। पहले तो फॉरेंसिक एप्लीकेशन सबसे बड़ा बेटा हमारा मेन एम है टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल इन्वॉल्व्ड इन मर्डर, रेप्स एक्सेट्रा। रेप्स मतलब आप देखो सीमेन को भी बेटा हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं फॉर द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इट कैन बी यूज्ड फॉर द सॉल्विंग द केसेस ऑफ डिस्प्यूटेड पेरेंटेज। पेरेंटेज डिस्प्यूट को तो हम सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आपको एक चीज वहां पे पहले ही बता दी। इट कैन सॉल्व इमिग्रेंट डिस्प्यूट्स। इमिग्रेंट डिस्प्यूट का क्या मतलब होता है, देखो अगर एक पॉपुलेशन में आप लोग देखोगे तो उनमें जो सिमिलैरिटीज होती है, मतलब इंडियन सबकॉन्टिनेंट लोगों की जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करोगे है ना, और अफ्रीकन बाकी दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करोगे, ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में उनकी डीएनए फिंगर। हाल दो हर एक इंडिविजुअल का अलग प्रोफाइल आएगा, बट अगर आप देखोगे ओवरऑल सारे क्रोमोसोम्स का एक साथ करके तो आपको ओवरऑल बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज भी देखने को मिलेगी। तो अगर बेटा कोई बाहर से आए हैं लोग है ना, इमाइग्रेट का कोई बड़ा मतलब लेवल पे, नेशनल लेवल पे डिस्प्यूट है तो उसको भी सॉल्व किया जा सकता है। These techniques used to identify the victims of the disasters, जो मैंने बताया है ना, प्लेन क्रैश, बिल्डिंग कोलैप्स, बॉम्ब ब्लास्ट, फ्लड्स, इसमें जो भी बेटा हाथ पैर टूटे हुए जो भी फ्रैगमेंट्स मिलते हैं तो आइडेंटिफाई कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है, बहुत, खास करके प्लेन क्रैश में तो बिल्कुल भी मुश्किल होता है, बॉम्ब ब्लास्ट में भी मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि बॉडी के पार्ट्स ही अलग हो जाते हैं, आप पता ही नहीं लगा पाओगे किसके बॉडी का पार्ट कौन सा है, दैट इज मैं तो पूरा जल जाता है कंप्लीटली, तो पता नहीं चलता, तो उस समय हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड दिस टेक्निक इज यूज्ड टू रीयूनाइटिंग द लॉस्ट चिल्ड्रन, है ना, बेबी स्विच ओवर इन हॉस्पिटल्स। अदर एप्लीकेशन इंक्लूड डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो बेटा हम लोग जेनेटिक डाइवर्सिटी भी पता लगा सकते हैं, मतलब कितने अलग अलग प्रकार के बैंड्स या है ना ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सिर्फ ह्यूमंस का ही कर सकते हैं ऐसा बिल्कुल मत सोच रखना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं, हम पॉपुलेशंस को स्टडी कर सकते हैं, हम लोग जेनेटिक डाइवर्सिटी की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से ये भी पता लगा सकते हैं कि किसी दूसरे के जीनोम में कोई दूसरा वायरस तो नहीं घुसा है, ये भी हम लोग पता लगा सकते हैं बाय यूजिंग पर्टिकुलर वीएनटीआर प्रोब्स।
ठीक है. So this is all about what we can say the entire chapter, molecular है ना inheritance. पता है. तो यहाँ पे बेटा हमने सारी चीजें देखी है. अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी है ना प्रॉब्लम है, तो हमारा जो नेक्स्ट अभी रिवीजन क्लास भी होगा उसमें हम लोग इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बाकी है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है वही डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. तो उस समय आप डाउट्स लेके आ जाने का है. ठीक है. पूछने का है. विल डिस्कस एवरीवन. ठीक है. सो कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, अभी भी पूछ सकते हो आप लोग. इज देयर एनीथिंग? हेलो. No, sir. ठीक है. तो हम लोग नेक्स्ट टाइम से तो मैं ऐसा बिल्कुल करूंगा ही, है ना. जो लास्ट मतलब जो समय है उसमें बिल्कुल रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे. क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत बार इट हैपेंस कि बाद में हम देखते ही नहीं है, वही क्वेश्चन आया तो फिर आप बताएं. ठीक है. एनीवे, सो ये तो इंडिविजुअल लेवल पे आप कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है. तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों. मैं आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भेज देता हूँ अभी. ठीक है. सो आप उसको सॉल्व करो. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. एंजॉय. Bye, sir. Thank you.